ओके। सो ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया, सेफ्टी कनेक्ट। सेफ्टी कनेक्ट का मतलब आपस में सेफ्टी के नाम पे लोग कनेक्ट हों, ताकि एक बड़ा नेटवर्क बने। और उसके बाद फिर हम इस पर जो भी चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हर तरह की इंडस्ट्रीज हैं, हर तरह के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। आज मैं हूँ, कल मैं किसी और एक्सपर्ट को बुला सकता हूँ यहाँ पर। या आप लोग को लगता है कोई इस फील्ड का बड़ा एक्सपर्ट है, उसको बुलाएंगे तो हम लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपस में जब कनेक्शंस होंगे तो सॉल्यूशंस भी निकल के आएंगे बहुत सारे इश्यूज के, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़े फायदे का मामला है। ओके। तो आप कैमरा ऑन करो भाई। वन प्लस। न- जी जी। अब कैमरा ऑन। एक कैमरा मेरा सवाल ऑन किया है। था अभिषेक ने, पॉलिसी के बारे में ना यस सर, बात करना। पॉलिसी का था एक। हाँ, तो मैंने उस पर मेरा एक डॉक्यूमेंट है। मैं, आपको मालूम है, सीरीज डेवलप कर रहा हूँ। इसमें सेफ्टी अवेयरनेस की सीरीज है वो। मैंने एक दो डॉक्यूमेंट अभिषेक को भेजे हैं। तो हम ये भी इसमें भेज सकते हैं और भी चीज़ें। तो वो मैंने डेवलप किया, मैं उसको भी शेयर करता हूँ, उससे भी आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये जो है ये पूरा सेफ्टी अवेयरनेस सीरीज के नाम से हमने इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी, जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। सुनते हैं या कुछ रट लेते हैं कि मॉरल, लीगल, जी फाइनेंशियल या इस तरह की कुछ चीज़ें। लेकिन इसको असल में समझना, क्योंकि ये बुनियाद है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट की। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार किया कि 20-22 पेज का है। मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। तो उसमें चूंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको बना दिया है, जैसे पॉलिसी कैसे कहते हैं, मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ कि पॉलिसी क्या करती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कि भाई कब से शुरुआत पॉलिसी के नाम से लोगों ने काम करना शुरू किया। क्योंकि शुरुआत में पॉलिसी का नाम नहीं आता था, ये इधर रिसेंट कॉन्सेप्ट है ये, 40-50 साल से, जब पॉलिसी बाकायदा एक पार्ट और इंटीग्रल पार्ट बन गई मैनेजमेंट सिस्टम की। फिर पॉलिसी की क्या जरूरत है, वाई अब पॉलिसी इज नीडेड, ये एक पॉइंट है। हम इन सबको नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर, मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे, और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको और डिटेल में चले जाएंगे। एक छोटा सैंपल है पॉलिसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से आप बनाएंगे। आपको भी अब करियर की शुरुआत है, कुछ दिन के बाद आप मैनेजमेंट पोजीशन पे जाएंगे। तो आपको हो सकता है पॉलिसी बनानी पड़े, डेवलप करनी पड़े, या हो सकता है रिन्यू करनी पड़े। तो आपको ये बेसिक चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर होता क्या है। फिर ये एग्जांपल है। उसके बाद फिर वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे आप पॉलिसी बनाते हैं, कोर प्रिंसिपल्स, कि ये वजह है, ये जो है ना बुनियाद है जिसके हिसाब से आपको पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए ना। ये फाउंडेशन कह लीजिए आप पॉलिसी की। ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर्पस क्या है पॉलिसी का, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, ये भी हम मोटा मोटा देख लेंगे आज। उसके बाद फिर जब सवाल जवाब करेंगे आप, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक। फिर जो हम निबॉश में आमतौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिसी के बारे में लोग निबॉश में ही पढ़ते हैं, तो क्या उसके जी अंदर जी। जो 3 पार्ट्स बताए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड ये सब चीज़ें, क्या ये काफ़ी हैं? तो इस पर भी थोड़ा डिस्कशन है कि ये निबॉश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप जब जोड़ेंगे उसमें या उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपकी पॉलिसी और अच्छी हो जाएगी। ठीक। उसके बाद पॉलिसी, जो अच्छी पॉलिसी होती है, वो सेफ्टी को कैसे ड्राइव करती है। जैसे होता है ना आपके बस में जब सब लोग बैठे हुए हैं, तो ड्राइवर जहाँ चाहेगा वहाँ लेके जाता है। तो पॉलिसी कैसे सेफ्टी को ड्राइव करती है, किस तरह से वो डेवलप करती है चीज़ों को, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर एक सवाल था आपका अभिषेक का, कि सेफ्टी मैनुअल क्या होता है ना। ये भी आप कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि भाई नए नए स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि मैनुअल में, सेफ्टी पॉलिसी में या सेफ्टी प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम ये छोटा सा इंट्रोडक्शन एक सेफ्टी मैनुअल का भी बता देंगे कि जब आप सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं या सेफ्टी प्लान बनाते हैं, तो उसमें वो मैनुअल के अंडर में सब चीज़ें होती हैं। तो ये मैनुअल के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कशन है। ओके, लेट्स कम टू अवर मेन पॉइंट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सवाल करना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, अपना टाइम निकाल के, क्या आपके जहन में है, क्या सीखना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं, ताकि मैं उन पॉइंट्स को नोट कर लूँ, ताकि वो पॉइंट्स में मिस ना हो, या जो मैंने बताया है ये काफ़ी है, या इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और भी है जो आप पूछना चाह रहे थे। सर मैंने नोट डाउन किए हैं कुछ पॉइंट। एक मिनट जरा सा बोलिए। सर
पांच छह पॉइंट है, मैंने नोट डाउन किया। उसमें से पहला पॉइंट है जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, बीबीएस पे हो गया, फायर पे हो गया, एक्सेट्रा एक जो मिनट भी एक हो गया, उसको मिनट, हम धीरे लोग धीरे और धीरे धीरे। इफेक्टिव वे में कैसे डिलीवर आपने करें। जो ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम्म। बीबीएस की बात की आपने, फायर की बोली, फायर। ठीक सर इसको फर्स्ट एड हो गया सर, इसको और इफेक्टिव वे में हम लोग कैसे डिलीवर करें। ठीक। और दी तीन चार और पॉइंट्स, सर हाउ टू दूसरा दूसरा पॉइंट आ गया कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट से। कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। हम्म। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एमआरएम, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, एंड एमओएम, मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। मीटिंग ओके। और मिनट ऑफ मीटिंग। और मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लाइन वॉक पे। इस पे लाइन वॉक लाइन वॉक। ये हम लोग टॉप मैनेजमेंट के साथ करते हैं, ऑब्जर्वेशन ठीक फाइंड ठीक आउट ठीक करते हैं वर्क प्लेस पे। ठीक, सेफ्टी वॉक कहते हैं इसको। ठीक। सर हम लोग जब नए नए कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो फिर इंडक्शन होता है। इंडक्शन के लिए मैनुअल में लिखा होता है, क्या हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट का वो काम होता है। एक क्वेश्चन यहाँ जी से जी आता जी। है। और सर एक पॉइंट और आता है लेड इंडिकेटर और लैग इंडिकेटर। सर ये दोनों अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा, एफएसी क्या लीडिंग होता है ये सब। इंडिकेटर और लैग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर। ठीक। आपने तो यार पूरा एक छोटा सा कोर्स डेवलप पूछ लिया, क्योंकि ये तो कई नहीं अलग सर, अलग ये टॉपिक्स क्वेश्चन के मेरे डिटेल में माइंड है में कई मतलब। दिन से क्वेश्चन थे, नहीं नहीं, मैंने ठीक है, नोट आप डाउन इसको करिए। करके रखे हम धीरे धीरे करके धीरे हफ्ते धीरे। भर में 10 दिन में सबको कवर कर डालेंगे, है ना। अच्छा, ये इस बहाने सीखेंगे आप लोग भी। और बाकी लोग जो हैं उनके जहन में कुछ सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। कोई है? सर यही शुरुआत के जो सेफ्टी मैनेजमेंट है सर, इसके बारे में जैसे सर, जैसे आप टीबीटी कराते हैं सर, तो उसका सर क्या मतलब निकलता है? और सर जैसे परमिट भरते हैं, हमारा काम होता है या सुपरवाइजर का, सेफ्टी वाले का काम होता है या सुपरवाइजर का काम होता है सर? मतलब जैसे वहाँ जैसे पढ़ाई की जाती है सर, उसका अलग डायरेक्शन रहता है, यहाँ पे साइड आने के बाद सर अलग डायरेक्शन रहता है। तो सर इसका जो थोड़ा बहुत सर जो मोटिवेशनल तो। चलिए ठीक। इट्स रोट इन योर मैनुअल। ठीक, मैं हम्म। चलिए मैं आपको मोटा मोटा इसका मतलब फिर हम आज इस पे डिस्कस नहीं करेंगे पॉलिसी पे। आज हम आपको जी जी। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू देते हैं कि हाँ कैसे। सर, थोड़ा साइड के बारे में, हाँ सर, थोड़ा हाँ, तो मोटिवेशन। हाँ ओवरव्यू दे देंगे कि जी ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, कैसे काम करती है, और उसमें मोटे मोटे क्या जी इश्यूज होते हैं। इस टॉपिक को आज सर कवर पॉलिसी करेंगे। का भी क्वेश्चन था जी मेरा, तो फिर सर ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा पॉलिसी का। पॉलिसी को दोस्त फिर हम, क्योंकि ये जो टॉपिक आपने बताया है ना, ये ठीक ठाक डिटेल हम्म। टॉपिक है, मैं इसलिए आज आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू दे दूंगा। उसमें पॉलिसी के बारे में हम थोड़ा सा जी। बता देंगे, फिर डिटेल में इसको हाँ ठीक है पॉलिसी को सर। फिर करेंगे। आपके जो ठीक है सर, टॉपिक्स है ना इतने इसमें। बता दीजिएगा, गुड इनफ रहे हम लोगों के लिए बस। हाँ ठीक, मैं सवाल करते रहिएगा, मैं बताता रहूँगा। ठीक है। ओके। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपकी पोजीशन क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दिखाई दे रहा है ना आपको जो आपने स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। ठीक। आप जो है समझ लीजिए, ये आप हैं। जी आप ऑर्गेनाइजेशन के एक हिस्सा हैं। ठीक। आप खुद जी किसी डिपार्ट आप जैसे जो है बहुत सारे लोग होंगे, ये सब जो है पूरे की पूरे इस तरह से आप हैं, है ना। आपके दूसरे तीसरे चौथे पांचवे दस, बहुत सारे, ऑर्गेनाइजेशन छोटी या बड़ी हो सकती है उसके हिसाब से। ये सब जो है बेसिकली हिस्सा है HSE डिपार्टमेंट के। अब ये डिपार्टमेंट छोटा, उसमें दो सेफ्टी ऑफिसर हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो 2000 करीब लोग हैं इस डिपार्टमेंट में। ठीक। अब ये जी जी ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है जो एक डिपार्टमेंट है। इसी तरह से क्वालिटी डिपार्टमेंट है, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन कह लीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होगा, नहीं होगा तो फैक्ट्री होगी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह से एक डिपार्टमेंट होता है लॉजिस्टिक, एक डिपार्टमेंट हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट, एक डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा सिक्योरिटीज, एक का डिपार्टमेंट हो जाएगा फाइनेंस। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ये सब मिलाकर जो है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल जो है, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, सबका अलग अलग काम है, इसका अलग काम है। इस डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, मान लिया कंस्ट्रक्शन में
तो आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, फोरमैन मिलेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, है ना, लेबर मिलेंगे। उन उनकी पढ़ाई अलग होगी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए होंगे, उन्होंने कंक्रीट के अगर कंस्ट्रक्शन है या मशीन के बारे में पढ़ा होगा, सेफ्टी के बारे में वो नहीं जानते होंगे। इसी तरह से क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, तो इसमें भी जो भी लोग होंगे, इसमें मैनेजर भी होंगे, इसमें सुपरवाइजर भी होंगे, है ना, सब। तो ये सब जो होंगे इसी चीज़ की क्वालिफिकेशन हासिल की होगी, इसने क्वालिटी में कोर्स किया होगा, क्वालिटी में काम किया होगा, दुनिया भर के। इसी तरह से जब लॉजिस्टिक में जाएंगे तो उसने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की पढ़ाई की होगी, उसने ट्रांसपोर्टेशन को देखा होगा, उसने मशीनरी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लिफ्टिंग, है ना, या लॉन्ग रूट्स की स्टडी, ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने की होगी। इसी तरह से एनवायरमेंट में एनवायरमेंट की पढ़ाई किए होंगे, सब इस तरह से अलग अलग। अब ये इसके बारे में कुछ नहीं जानता, जीरो नॉलेज, ये भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता। सब आपस में एक दूसरे को जानते इसलिए नहीं है कि सबकी पढ़ाई अलग अलग है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये टोटल काम एक साथ कर रहे हैं, तो सबको आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है, क्योंकि मिलकर ही काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, कंपनी क्या हुई, कंपनी एक अलग अलग कंपोनेंट से मिली हुई या डिपार्टमेंट से मिली हुई एक संस्था है, जिसमें हर अपने डिपार्टमेंट में लोग स्पेशलाइज होते हैं, और एक कॉमन गोल होता है। जैसे मान लिया प्रोडक्शन होना है, तो हमको ये मशीन बनानी है, या ये इक्विपमेंट बनाना है, या खिलौना बनाना है, इसको बेचना है मार्केट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इसमें हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी हो जाएगा, इस तरह से करके। तो पर्पस सबका यही है कि जो सामान बन रहा है वो मार्केट में बिके और बिकता रहे, खाली बिके नहीं, बिकता भी रहे। तो इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग काम करता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग काम करता है। सेफ्टी का काम ये होता है कि काम तो हो, एक्सीडेंट ना हो। तो ये क्या है, सबसे कनेक्ट रहता है। क्वालिटी है जैसे, क्वालिटी वाली भी सबसे कनेक्ट रहता है कि एक बार ऐसा नहीं सामान बन गया और चला गया, वो क्वालिटी मेंटेन रहे और अच्छी बनती रहे, ताकि सामान बिकता भी रहे। मार्केटिंग का मामला भी यही है कि सामान बिक गया, बन गया, अब वो मार्केट में पहुंचाने के लिए लोगों तक मालूमात होनी चाहिए कि भाई ये साबुन बनाया है हमने, तो साबुन बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि भाई ऐश्वर्या राय को ले लो, या अमिताभ बच्चन के ले लो, या फला किसी को ले लो, उसको पैसा दो, उसको ऐड कराओ, पूरे दुनिया भर में फैल जाएगी हमारी चीज़ कि भाई बहुत अच्छा साबुन है ये। अब साबुन को पहचान वहाँ तक, हर दुकान, हर गली मोहल्ले तक पहुँचाने के लिए आपको क्या बोलते हैं, सेल्स की टीम होनी चाहिए, जो दुकानदारों से इसका नेटवर्क हो कि भाई ये साबुन लो, ये ऑफर भी है, ये सामान बिकेगा, 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपने, हर आदमी का अपना काम है। प्रोडक्शन का काम ये है कि भाई साबुन बनता रहे, स्टॉक इकट्ठा होता रहे, पैकेजिंग होती रहे। लॉजिस्टिक का काम है कि भाई सेल्स ने जो ऑर्डर दिया है वो हर जगह तक पहुंच जाए, हर शहर में पहुंच जाए, हर सुपर मार्केट में, हर लोकल दुकान में पहुंच जाए वो चीज़। इस तरह से एनवायरमेंट का काम यह है कि ऐसा कोई काम ना हो कि इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो, है ना। एनवायरमेंट को भी क्लीन करना है, तो उसके लिए सही सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान हो, क्या बोलते हैं वो, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाए, मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। फाइनेंस वाला हो, तो ऐसा ना हो कि हर जहाँ फालतू पैसा जाए। फाइनेंस, चूंकि बिजनेस फाइनेंस ही देखेगा, तो कहाँ पे कितना पैसा जाना है, इस तरह से वो सब चीज़ पे कंट्रोल। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं इस तरह से कि इनका गोल कॉमन है, सबको अल्टीमेट मकसद है कि सामान बिके और सबको सैलरी मिले। ये ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन सबकी अपनी मर्जी नहीं होती, सबके पास अपना अपना सिस्टम है, छोटा छोटा सिस्टम है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एनवायरमेंटल सिस्टम है यहाँ पर। इसी तरह सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब सेफ्टी मैनेजमेंट में आप बैठे हुए हैं, आपके पास पूरी टीम है। पहली बार आप जब गए, अच्छा, ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, इसमें एक हेड होगा, एक इसके कुछ काम होंगे, जैसे इनका एक HSE मैनुअल होगा, जो मैंने बताया था, है ना। इनकी एक पॉलिसी होगी, इनके पास एक क्या बोलते हैं, ऑडिट टीम भी होगी, इनके पास इमरजेंसी की तैयारी भी होगी। ये बहुत सारी चीज़ इसके अंदर होंगी। सबके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, एक आदमी हो सकता है या टीम भी हो सकती है, ऐसा मिलकर जिम्मेदार हो सकते हैं। अब आपने ज्वाइन किया इस डिपार्टमेंट में एक एज ए एम्प्लॉय, एज ए सेफ्टी ऑफिसर। अगर छोटी कंपनी है तो आप ही सब कुछ है, आप ही मैनेजर भी हैं, आप ही को पॉलिसी बनानी है, आप ही को सिस्टम बनाना है, आप ही को इंस्पेक्शन भी करना है, आपको रिपोर्ट भी बनानी है। और बड़ी कंपनी है तो पूरा डिपार्टमेंट होगा, मैनेजर भी होगा, है ना, इंजीनियर्स भी होंगे, बहुत तरह के लोग होंगे। अब आप कहाँ फिट होते हैं जब नए नए जाते हैं आप, या तो किसी छोटी कंपनी में जाएंगे, छोटी का मतलब जिसमें नंबर मैन पावर कम हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैन पावर को कंट्रोल करना होता है। मैन पावर ही सारे कामों को करती है, चाहे वो ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे सामान उठाने वाला हो, चाहे वो मसाला मिक्स करके ईंट लगाने वाला हो। तो सेफ्टी ऑफिसर आमतौर पे उस मैन पावर को कंट्रोल करता है,
उनके कामों को कंट्रोल करता है ताकि गलती ना हो। अब 1,000 ट्रक हैं तो 1,000 ड्राइवर होंगे। अब ड्राइवर, अब वो अगर 1,000 किसी कंपनी में ट्रक है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, लेकिन वहां हो सकता है 2 सेफ्टी अफसर या 3 सेफ्टी अफसर में काम चल जाए। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहां पर 10,000 आदमी काम कर रहे हैं उस थोड़ी सी जगह पर, तो वहां पर हर आदमी की अलग बात है। तो उसमें क्या कहते हैं आप कि भाई रेशियो डेवलप कर देते हैं कि हर 100 पे या 200 पे या 500 पे एक सेफ्टी अफसर होगा। इस तरह से अगर 10,000 आदमी है तो अगर 500 के हिसाब से तो 20 सेफ्टी अफसर हो गए। 20 सेफ्टी अफसर के ऊपर दो सीनियर भी हो जाएंगे, एक आधा मैनेजर भी हो जाएगा। ये आमतौर पे कंस्ट्रक्शन या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। अब जब आप गए हैं वहां पर, और हम मान के चलते हैं कि आप किसी ऐसी छोटी कंपनी में गए हैं जिसमें सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, कोई और दूसरा है ही नहीं, नो बडी एल्स इज देयर। तो वहां पर आप क्या करते हैं कि पहले तो जाते हैं, देखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन नेचर क्या है, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल है, ऑयल एंड गैस है, माइनिंग है ना, कोई सर्विसेज हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है जिसमें आप जा सकते हैं। आप गए तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर काम क्या होता है और उस काम में हजार्ड क्या होते हैं। पुराने एक्सीडेंट्स के अगर होंगे तो आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे, या गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं वहां पर दिखा देंगे भाई फला इंडस्ट्री में कितने एक्सीडेंट्स हुए और किस किस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, है ना। आपको एक डेटा मिल जाएगा मोटा मोटा। अब आप ये देखेंगे कि अगर आप अकेले हैं तो क्या उस कंपनी की कोई पहले से पॉलिसी बनी हुई है सेफ्टी की। अगर पॉलिसी नहीं है तो आपका पहला काम यह है कि आपको एक पॉलिसी बनानी है। अब वो पॉलिसी जो है वो आप नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ हेल्प कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट की या अपने डायरेक्टर की, क्योंकि उसको तो वो काम आता नहीं, ना इंजीनियर ना मैंने किसी को ये सब काम नहीं आता, आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि हम सर पहले हमको, चूंकि ये लॉ है और बिना लॉ ये है कि पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो पॉलिसी पहले हमको बनानी पड़ेगी एज पर द लॉ, या इंक्लूडिंग है लॉ प्लस जो क्लाइंट आपका है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा करेंगे और फिर आप एक पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे, एक पेज की, 2 पेज की एक पॉलिसी बनाएंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। भी फिलहाल मोटा मोटा समझ लिया कि पॉलिसी बना दी आपने। उस पॉलिसी को बनाने के बाद आपका जो सबसे सीनियर आदमी होगा, आपका कंपनी का मालिक हो सकता है, एमडी हो सकता है, सीईओ हो सकता है, या कोई डायरेक्टर हो सकता है जिसका कंट्रोल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा हो, उसको ये दिखाएंगे, उसको समझाएंगे इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या मकसद है। फिर वो एग्री करेगा, हो सकता है कुछ प्लस माइनस भी करे वो, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। पॉलिसी में आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, उन सब चीज़ों को उसको समझाएंगे ठीक से कि सर इसमें हम पहले तो कमिटमेंट की बात करेंगे कि हम सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो कहेगा यस बिल्कुल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम किसी की जानी जोखिम ही नहीं रख सकते। तो हमको करना क्या होगा कि सर इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन इसमें मोटा मोटा कुछ खर्चा भी आएगा। जैसे ट्रेनिंग, वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होना जरूरी है, वरना गलतियां करेंगे। या ट्रेनिंग करने के बाद भी काम का तरीका डिफाइन होना चाहिए, प्रोसीजर्स हमको बनाने पड़ेंगे कि भाई फला काम का तरीका ये है, सेफ्टी के प्रोसीजर्स। या ये कोई इमरजेंसी आए तो कैसे डील किया जाएगा, तो इमरजेंसीज को डील करने के लिए भी आप प्रोसीजर बनाएंगे। ऐसे करके मोटी मोटी एक समराइज व्यू उस पॉलिसी की आप उस डायरेक्टर को समझाएंगे, जिससे आमतौर पे वो एग्री करता है, क्योंकि कोई भी जो सीनियर पोजीशन पे होता है या जो बड़े लेवल पे होता है वो एक्सीडेंट नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरी कंपनी राइट डेवलप सर। हो। जी बोलिए। राइट सर। एक मिनट। तो अब जब कंपनी आपने बना ली और उसको सब समझा दिया, और आमतौर पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सेफ्टी को सपोर्ट करता है, बस वो चाहता है कि पैसा कम खर्च हो और हमारा काम ना रुके, ये दो बातें हाँ सर, ये किसी भी इशू कम। रहता है। जी। ये इशू आता है। हाँ। तो कंपनी इससे कैसे क्योंकि डील करेगा? बिल्कुल कंपनी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हमको पैसा कमाना है, हमारा काम ना रुके। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम्म। वो सपोर्ट की बात करती है, और वो आमतौर पे उसके लिए बजट भी देती है। बट प्रॉब्लम आती है उसके नीचे, जब उसके नीचे जो मैनेजर्स होते हैं, चूंकि सीईओ तो एक है, अकेले को समझा दिया आपने, नीचे 10 आदमी हैं मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको एक्चुअली काम करके देना है, क्योंकि एमडी को तो काम भी लेना है, तो उनसे भी सवाल करेगा। एमडी को क्वालिटी को भी मैनेज करना है, तो वो उनसे भी सवाल करेगा। एमडी आपसे भी सवाल करेगा कि उसको एक्सीडेंट भी नहीं होने देना है। तो ऊपर की तरफ वो सबसे एग्री हो रहा है,
लेकिन नीचे की तरफ वो हर आदमी को प्रेशर भी दिए हुए है कि काम होना चाहिए, अलबत्ता वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है। तो फिर वो ये करेगा आमतौर पे कि जब आप एक पूरी टीम बना लेते हैं, या सॉरी पॉलिसी बना लेते हैं, तो फिर वो आप उससे बोलें कि हमको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक छोटी सी मीटिंग करनी है, जिसको आप हेड करेंगे, यानी एमडी हेड करेगा। और उसमें इस पॉलिसी के बारे में लोगों को बताइए कि हमने अब कंपनी की पॉलिसी बना ली है। उस पॉलिसी में एक दो तीन चार पाँच छः सारी बातें हैं, इसको हम सबको हर जगह लगा देंगे। इसके बारे में डिटेल जो है ये सेफ्टी वाले हमारे मैनेजर ही बताएंगे, या वो हो सकता है खुद ही इस बारे में बता दें कि भाई हमारी पॉलिसी क्या कह रही है, मोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देगी। अब उसके बाद फिर आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसने आपको मोटा मोटा सबके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये हमारे सेफ्टी मैनेजर हैं या सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये सेफ्टी के इंचार्ज हैं, जैसा ही कहेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा है। बाकी बातें आप इसे कर लीजिए, फिर आप अपने बताएंगे, बोलेंगे कि ठीक है हम जो है आप ब्लूप्रिंट, एक जो कहते हैं ना ब्लूप्रिंट दे देंगे, हम सेफ्टी से हमारा क्या मकसद है, सेफ्टी से हम क्या चाहते हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं, है ना। हमारा प्राइमरी गोल है कि एक्सीडेंट किसी भी तरह का ना हो, कभी भी ना हो, ये हमारा एक बड़ा गोल है। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए मैं अब काम करना शुरू कर रहा हूँ, और मैं एक छोटा सा सेफ्टी मैनुअल तैयार कर रहा हूँ। उस सेफ्टी मैनुअल में हर आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी की, ये भी हम तैयार कर लिखेंगे। और उसके बाद इमरजेंसी है, ट्रेनिंग है, काम करने के तरीके हैं, हाई रिस्क जॉब है, लो रिस्क जॉब है, जनरल वर्क है ना, इन सब को हम डिफाइन करेंगे। और उसके बाद फिर वो हम सबको शेयर करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोगों को समझाएंगे। एक अगली मीटिंग करेंगे एक हफ्ता 10 दिन बाद, जिसमें हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे सबसे मिलकर, ताकि हम काम सुचारू रूप से और सेफ्टी के साथ हो जाए। हमारा प्राइमरी मकसद है कि किसी को भी चोट ना लगे, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो। दिस इज द द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर अस। सब इसमें एग्री करेंगे, कोई भी ना नहीं कहेगा, क्योंकि जाहिर है आप इस चीज़ को जब बोलेंगे तो कोई ये थोड़ी कहेगा "हाँ, नहीं नहीं भाई हमारा काम जरूरी है, एक्सीडेंट होता रहे हमको उससे मतलब नहीं है"। या कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई जो है ना एक्सीडेंट होने तो काम होगा, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। नो बडी कैन से लाइक दिस। तो अब यहाँ पर आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपने एक पॉलिसी को सक्सेसफुली जो है ना इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट ही कर दिया, क्योंकि आप डायरेक्टर ने साइन कर दिया, तो आप उसको हर जगह करेंगे। अब ये पॉलिसी का मकसद क्या होता है, पॉलिसी डायरेक्टर से लेकर जूनियर वर्कर तक हर आदमी को मालूम होनी चाहिए कि पॉलिसी का मतलब होता क्या है, और हमारी पॉलिसी हमारे लिए क्या मायने रखती है। यानी जैसे घर बनता है, तो पूरे घर की जो बुनियाद होती है सबसे ज़्यादा मजबूत वही होनी चाहिए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की बुनियाद यही पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी में अगर गड़बड़ होगी, या पॉलिसी मजबूत नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी, हाइपोथेटिकल होगी, इम्प्रैक्टिकल होगी, तो बुनियाद बहुत दिन नहीं चल सकती, वो बिल्डिंग बहुत दिन तक नहीं रह सकती। अब आपको अगर कंपनी को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो अब आपके पास काम बढ़ जाएगा। अब अगले स्टेप पे आएंगे हम, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान बनाना या मैनुअल डेवलप करना। मैं मैनुअल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैनुअल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, लास्ट में था ये नहीं, ये एचएससी प्लान आपने सुना होगा, लेकिन एचएससी प्लान जो है ना, वो इस मैनुअल का एक छोटा सा पार्ट है। मैनुअल जो है मास्टर डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हर तरह की चीज मैनेज की जाती है ना। ये पूरी एक इट्स अ टेक्स्ट बुक ऑफ द कंपनी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी के अंदर कुछ भी होना है वो उस मैनुअल में दर्ज होगा। उसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान भी होगा, उसके अंदर प्रोसीजर्स भी होंगे, उसके अंदर पॉलिसीज भी होंगी, उसके अंदर अलग अलग टाइप के इमरजेंसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लीगल इश्यूज हैं, इन सब को मिलाकर हम मैनुअल करते हैं। इसी में से एक पार्ट एचएससी प्लान है, उसी प्लान का एक पार्ट पॉलिसी है। यानी आपका मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर आपके प्लान आ गया, प्लान के अंदर पॉलिसी आ गई, और कुल मिलाकर ये। अब मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताऊँ आपके कंटेंट क्या क्या होता है। व्हाट इज देयर इन द मैनुअल, मैनुअल में क्या क्या होता है, ये मैंने कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट इसमें होता है कंपनी का के बारे में, कंपनी ओवरव्यू, उसका मैनुअल का मकसद क्या है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, जो मेन मेन डेफिनेशंस आप बोलने वाले हैं, एक्शन का क्या मतलब होगा, रेड हेलमेट कौन पहनेगा, वाइट कौन पहनेगा, इस तरह सब चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ में डाल देंगे। कंपनी की सेफ्टी की लीडरशिप
ऑब्जेक्टिव टारगेट, सब चीजें होंगी। फिर आपकी दूसरे पार्ट है पॉलिसीज का। अब कंपनी के अंदर बहुत तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे सेफ्टी पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी, दुनिया भर की पॉलिसीज हैं इसके अंदर, है ना। परमिट टू वर्क पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट पॉलिसी, स्मोकिंग पॉलिसी, ये सब अलग अलग टाइप की पॉलिसी। हम तो यहाँ पे सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? हम्म, ये कोई इशू आ गया क्या? रुकिए, इसको मैं भी हम्म, तो इसके अंदर एक पार्ट, जो जो आपकी पॉलिसीज हैं, अब इसमें आप हो सकता है खाली इसकी पॉलिसी इंक्लूड करें, इसको इसको इंक्लूड करें, इसको करें या इसको ना करें। पॉलिसीज इतनी सारी हो सकती हैं, इसमें से आपकी मर्जी या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक दो तीन चार या सब उसमें इंक्लूड कर सकते हैं माने। फिर कंपनी के अंदर कौन क्या करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इसमें लिखा रहेगा। ठीक। उसके बाद हजार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिस्क को कंट्रोल करेंगे, इसमें हीरा भी है, जैसे भी है, ये सब चीज़ इसके अंदर शामिल आ गए। ये भी इसका पार्ट है। फिर एक पार्ट इसका होगा प्रोसीजर्स, परमिट टू वर्क, कन्फाइंड स्पेस, हॉट वर्क, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो सर हाई एक रिस्क क्वेश्चन और एक्टिविटीज हैं। उठा है आपसे। जी। एक क्वेश्चन है, जेसीसी क्या है? जॉब साइकिल चेक। जॉब क्या करें? साइकिल साइकिल चेक। जॉब साइकिल चेक। चेक। जॉब साइकिल बेसिकली जब कोई काम होता है लॉन्ग टर्म बड़ा, है ना, तो अब उसमें रेगुलरली अपडेट्स होते रहते हैं कंडीशन की वजह से, जेसीसी। क्या बोलते हैं, क्लाइंट की या लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक। तो आप जो जॉब की जो साइकिल है ना, उसकी मान लिया आप जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन में हैं, तो आपकी ये हम्म। यानी यहाँ से आपका ट्रक गया, यहाँ जाएगा, हम्म। वहाँ पे डिलीवर करेगा, उसके बाद लौट के आएगा, तो ये हम्म। पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसमें बहुत सारे इसमें इश्यूज आएंगे, इधर भी इश्यूज आएंगे। तो जब ये साइकिल जब पूरी कंप्लीट होगी ना, तो यहाँ पर चूंकि जो कंट्रोल मेजर है वो यहाँ पर है, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस भी होगा, यहाँ सुपरवाइजर भी होगा, सब कुछ होगा, सबके अपने अपने ड्यूटीज हैं। इसमें आपका सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी भी होगी। तो सेफ्टी वाला इन सब के हिसाब से चेक करेगा कि कोई भी आने इस दौरान, यानी चूंकि वो गाड़ी चला रहा, मान लिया 1000 किलोमीटर गया और आया, वहाँ पे मौसम बदले होंगे, वहाँ पर क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी होंगी, सड़क के इश्यूज होंगे, कई बार ऐसे इलाके जंगलों से गुजरते हैं, वहाँ पर हेल्थ के इश्यूज बहुत सारे। तो ये सारे इश्यूज को चेक करते आप, वो पूरी एक आके आपसे पहले ड्राइवर को बैठ के बोलेंगे कि भाई आपकी पूरी जर्नी जो हुई है, इसका इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का आप फॉर्मेट बना सकते हैं। उस फॉर्मेट में आप वहाँ से गया है और आपने चूंकि उस जाने से पहले उसको सुपरवाइजर ने उसको पूरा ब्रीफ किया है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 200 किलोमीटर के बाद फलां जहाँ पर जो है हॉल्ट करेंगे आप, क्या बोलते हैं वहाँ पर ढाबा होगा या जो कुछ भी होगा, वहाँ पे आराम खाना खाएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 200 किलोमीटर फिर चेक करेंगे, तब तक शाम हो जाएगी। आपको यहाँ पे हॉल्ट करना है, आगे नहीं बढ़ना है। या नाइट में अगर ड्राइव करना है तो फला फला स्पीड कंट्रोल करना है, और मोबाइल आपको ऑन रखना है, बीच बीच में आप जो है मैसेज भी करते हैं। ये पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सेफ्टी का, कि आपके यहाँ कंट्रोल रूम से कोई ना कोई आपको मैसेज भी करता रहेगा। ड्राइवर के साथ साथ उसका कोई सबॉर्डिनेट या कोई हेल्पर भी होगा, उसके थ्रू आप कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेंगे, यानी। और उसके बाद एक टाइम आने के बाद कहेंगे अब आप लोग सो जाइए, आराम करिए, या फला जहाँ जंगल है वहां पर आपको नहीं जाना है, रात में आपको उससे पहले ही हॉल्ट कर लेना है जंगल। दिन में और जब गाड़ियां जा रही होंगी उनके साथ ही जाना है। या फला जहाँ बारिश हो रही है, मौसम खराब है, मौसम की वेदर जानकारी के कंडीशन। हिसाब से। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही तय करके रहते हैं कि मतलब मौसम की जानकारी के हिसाब से आपको क्या एक्शन लेना है। ये सारी की सारी करने के बाद लौट के भी ये काम करते हैं, फिर इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर फिर गाड़ी का टायर, उसका एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक्स, उसका इलेक्ट्रिकल कंडीशंस, इंडिकेटर, लाइटिंग, हर चीज को चेक करते हैं। ये पूरा एक जॉब साइकिल है। उसको चेक करने के बाद उसकी जब रिपोर्ट तैयार होती है, तब वो आपका काम पूरा होता है। ये नॉर्मली सुपरवाइजर का काम होता है, जो इन पूरे काम को करता है, सुपरवाइजर इंक्लूडिंग सेफ्टी।
आपके पास रिपोर्ट आएगी कि भाई ये फला ड्राइवर गया था, ये पूरा आया, उसने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कभी कभी अनयूजुअल यूजुअल कंडीशन होती हैं, कभी हाई रिस्क मामले होते हैं, पहाड़ी पे जाना है, भूस्खलन हो गया, या किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ टेररिज्म का मामला है। तो अब उन सब को आपको यानी रिपोर्ट की शक्ल में आप इस पूरे जेसीसी को कवर करना रहता है, इंक्लूडिंग सेफ्टी। आपकी कंपनी का हो सकता है कुछ दूसरा प्रोसीजर भी हो, बट ये जो अपने जो सवाल किया, ये पूरी साइकिल को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। क्लियर है या कुछ और पूछना है आपको? नहीं सर, क्लियर है यहाँ से, ठीक। जैसे से। तो ये मैं आप बता रहा हूँ कि ये जैसे आपका ये प्रोसीजर हो गए, फिर इमरजेंसी है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे जो कौन, ये है डॉक्यूमेंट सारे के सारे, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सब जो है मिलाकर एचएससी मैनुअल बनाते हैं। हम्म। अब हम आते हैं फिर पूरे उस पर। ठीक है। अब एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया लग गया ना कि आपकी पोजीशन क्या है। आप छोटी पोजीशन पे है, अगर सेफ्टी ऑफिसर है तो आपके पास कंपनी का प्रोसीजर होगा पूरा, आपको खाली उसको फॉलो करना है। अब जब नए हैं आप, नई कंपनी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस एचएससी मैनुअल के अंदर जो है एक प्रोसीजर है कि न्यू वर्कर, जी। ठीक, ये आया, अब आपको इसको हैंडल करना है। अब ये आपका प्रोसीजर प्लस कंपनी का प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग प्रोसीजर होगा, आपका अलग प्रोसीजर होगा। आपको दोनों को कोऑर्डिनेट करना है और आप ही को उसको लीड भी करना है कि जो भी नया आदमी आएगा, एक तो नए दो तरह के हो सकते हैं। कंपनी में नया हो, भले ही वो एक्सपीरियंस आदमी पुराना हो, 5 साल से 10 साल से वहाँ कहीं का काम कर रहा हो, अब आपने इसको हायर कर लिया हो, तो आपकी कंपनी में नया है, हालांकि इस फील्ड में पुराना है। या ऐसा हो सकता है कि आप वो कंप्लीटली नया हो, मतलब जैसे आप एकदम कंपनी में आए, एकदम नए हैं, आपने पहले काम नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। दोनों सूरत में आपको उसको सेफ्टी इंडक्शन देना है। अब सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? सेफ्टी इंडक्शन एक लीगल प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट है जिसमें हर नए आदमी को जो आपकी कंपनी में या प्रोजेक्ट पे या वर्क प्लेस पे आ रहा है, उसको काम में जाने से पहले, काम उसको जो है क्या बोलते हैं, देने से पहले आप उसको पहले बेसिक सेफ्टी की चीज़ें बताते हैं। इंडक्शन के दो पार्ट हो जाते हैं। एक बेसिक जिसको जेनरिक इंडक्शन कहते हैं, इसमें आप कंपनी पॉलिसी के बारे में बताएंगे, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे, साइट के बारे में बताएंगे, काम के बारे में बताएंगे, हजार्ड्स के बारे में बताएंगे, है ना, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज है, कौन क्या करता है, डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, इमरजेंसी नंबर, ये सब बता देंगे। ये जनरल इंडक्शन है, वो कोई भी आएगा उसको ये मालूम होना चाहिए। जो पुराने आदमी होंगे, एक्सपीरियंस लोग, उनको भी ये देना जरूरी है। बाकी वर्क प्लेस काम से जुड़ा हुआ मामला, जैसे कारपेंटर है, तो अब कारपेंटर से जुड़ी हुई जो जो मतलब इश्यूज होते हैं, यानी कारपेंटर के लिए बहुत सारी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको उसको चलाना आता है कि नहीं आता है, आता है तो उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना है, और नहीं आता है तो उसको सिखाना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है किसी सुपरवाइजर की मॉनिटरिंग में। मान लिया कोई वेल्डर है, कोई स्टील फिक्सर है, बहुत तरह के लोग आते हैं, या खाली लेबर है, तो जॉब स्पेसिफिक। सर अच्छा, जेएचए की ट्रेनिंग हम लोग वर्कर को दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते, जेएचए देना भी चाहिए। देखिए, जेएचए जो होता है, जॉब हजार्ड एनालिसिस, ये जी। जॉब से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें वर्कर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एक होता है हीरा, तो या ये ट्रेनिंग सर वर्कर के लिए या फिर सुपरवाइजर को आप दे सकते हैं? हाँ, तो अब ये जो रिस्क असेसमेंट है, ये सीनियर लेवल का इशू है। हम्म। इसमें रिस्क का एनालिसिस करते हैं, यानी अभी काम शुरू नहीं किया है आपने, और हम्म। काम करने से पहले ही, यानी प्लानिंग स्टेज में ही आप मान लिया वर्किंग एट हाइट है, या कन्फाइंड स्पेस है, या हॉट वर्क है, इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं, है ना, 50 काम है। उसका उसका उसमें क्या क्या रिस्क है, उसका असेसमेंट करना, उसको डॉक्यूमेंट तैयार करना, ताकि काम जब शुरू हो तो इंडक्शन या ट्रेनिंग से पहले ही इन सब चीज़ों को तैयार किया जाए, उसको बताया जाए। ये जीएचए क्या है? बिफोर द जॉब, अभी आपको काम करना है, आपने सुपरवाइजर, इंजीनियर, वर्कर्स सब इकट्ठा हैं यहाँ पर। अब आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जीएचए का कि भाई हम फला काम करने जा रहे हैं आज, ये जॉब हमारी है आज की, उस जॉब के अंदर क्या क्या हजार्ड्स हैं। इसको हम बहुत से लोग, आपने अगर इंस्टीट्यूट में देखा होगा तो उसको हम क्या कहते थे,
जैसे। नाम दिया PJST, अच्छा, PGCSE। प्री जॉब सेफ्टी टास्क। जी। हाँ, प्लीज ये ऑफिसर। ऑलमोस्ट इसी तरह का है कि मान लिया यहाँ पे आप खड़े हैं, ये मान लिया फ्लोर छत है, ठीक, अलग अलग फ्लोर हैं इसके। यहाँ पर आपको काम करना है, वेल्डिंग करना है या कुछ भी करना है यहाँ पे। तो इस एरिया में आपका 10 आदमी काम करने वाले हैं। तो सुपरवाइजर या फोरमैन या जो भी होगा, वो अपनी टीम को लेकर, एक दो आदमी जितने भी हैं, यहाँ पर खड़ा होकर आप JHA यहाँ पे बैठ के करेगा। उसमें करना क्या है, आपके पास एक फॉर्मेट होगा, यहाँ पर खड़ा है तो ये अब यहाँ पर खड़ा होकर और लोगों को इंक्लूड करके उसमें बोलेगा कि भाई देखिए यहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, कहीं से कोई हजार्ड तो नहीं है ना, किनारे है नीचे, अगर तो नीचे अगर देखेंगे यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा, या यहाँ पर एरिया बैरिकेड है कि नहीं है, तो आदमी सामान नीचे नहीं गिर जाए, आदमी नीचे गिर जाए तो इसके लिए यहाँ पर फॉल प्रोटेक्शन नेट है कि नहीं है ना, एरिया बैरिकेड है कि नहीं है, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पानी तो नहीं है, कोई ट्रिपिंग हजार्ड तो नहीं है। हर एक चीज़ का यहाँ पे एनालिसिस, जॉब से जुड़े हुए जितने भी हजार्ड हैं, है ना, उसको यहाँ पे करेगा सबके। फिर सब हेल्दी हैं, सबके टूल इक्विपमेंट प्रॉपर हैं, मेंटेन्ड है, कलर कोडेड है ना, कोई थका हुआ तो नहीं कि रात भर जगा है फिर अभी यहाँ काम कर रहा है, कहीं किनारे हवा तेज चले गिर पड़े, है ना। इसके अलावा आसपास यहाँ कोई काम तो नहीं कर रहा है, दूसरी टीम कर रही हो, अगर आपने ग्राइंडर चलाना है तो बीच में कोई ऐसे बैरियर है कि नहीं कि अगर बाई टूटे ग्राइंडर तो इनको चोट लग जाए, तो इनसे इनोविएट करना, ये सारे के सारे हजार्ड्स को एनालाइज करना, ये JHA का पर्पज होता है। इसी को हम PJST भी कहते हैं, प्री जॉब सेफ्टी टास्क। काम करने से पहले जो भी टास्क हैं उसको पूरा करें, ताकि काम शुरू करने के बाद कोई भी हजार्ड ना बचे, कि हाँ अगर कोई हजार्ड बाकी है तो काम अभी शुरू नहीं करेंगे, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, तब काम किया जाएगा। इनके इनके बाद जो भी है, जॉब रिक्वायर्ड PP है कि नहीं है, नहीं उसके वो जो आपकी चेकलिस्ट होगी उसके अंदर सब चीज़ें होंगी कि PP से जुड़ी हुई है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली बात हो गई, इसमें क्या बोलते हैं, टूल्स इक्विपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है, हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ है ना, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई चीज़ हैं, कंपिटेंसी से जुड़ी हुई चीज़ हैं, ये सारे इसमें होगा, सब ओके होनी चाहिए। उसके बाद आप काम स्टार्ट करेंगे। ये JSA का पर्पज़ है, और ये चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी किसी जगह काम कर रहे हो, आपको ये काम करना होता है। ठीक, क्लियर। अभी पर हम, सर ये सुपर जैसे सर कुछ सर जैसे बातें होती हैं सर सुपरवाइजर को जिससे बताई जाती है सर, सुपरवाइजर उस चीज़ को नहीं मानते हैं सर कि उनको सर उतना नॉलेज नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, लेबर से बना के सुपरवाइजर कर देते हैं सर, हाँ हाँ बना देते हैं उससे सर। जैसे हाँ लेबर रहते हैं पहले उसको सुपरवाइजर बना देते हैं सर। तो हाँ, ऐसा जैसे सर होता है। वहाँ पे हजार्ड रहता है सर, ये यहाँ पे सर होता है कि जैसे यहाँ पे आपको अभी काम नहीं करना है, हजार्ड है यहाँ से, यहाँ से प्रिकॉशन कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, नहीं बोलते हाँ हैं हाँ ये सब किस्मत का खेल है, अगर वो है किस्मत है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई चक्कर नहीं सर। ये मतलब सर इनका क्या होता है सुपरवाइजरों का सर, जैसे थोड़ा जब अगर पढ़े लिखे होते समझदार लोग होते तो उस बातों को समझते हैं, जो सर पढ़े लिखे उतना नहीं होते ऐसे उठा के लेबर से बना दिया सुपरवाइजर, काम देखते रहो ये देखते रहो। तो सर वो चीज़ को सर जैसे यहाँ पे साइड पे जैसे सुपरवाइजर सर उस चीज़ को नहीं मानते तो सर उसका कंडीशन जैसे क्या कर सकते हैं। हाँ, ये तो सवाल है यार, और ये बहुत टेढ़ा सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए कि ऐसा होता है, लेबर है, पुराना हो गया, उसको सुपरवाइजर या फोरमैन बना दिया। अब कंपिटेंट। वो हाँ सर। कंपिटेंट। अपने इंजीनियर को खुश करने के लिए ओवर टाइम के चक्कर में, या जल्दी काम, उसको ठेका दे दिया कि भाई इतना काम करके जाओ, तुम इतना ओवर टाइम दे देंगे, और वो भी जल्दी जल्दी करके चला जाएगा, उसमें वो सेफ्टी को तो खल्ली वल्ली कर देगा वो। यही है ना सही है। हाँ सवाल। वही तो सर, जैसे कोई काम होता है या यही छोटा होता सा है या सर, छोटा मैक्सिमम काम जगह होता पे है या यही बड़ा होता है काम यहाँ पे। होता है उसमें। जी जी, ऐसा होता है, और सर सर ये सवाल ऐसा है, इसका साइड पे जवाब सर अक्सर यही होता है सर जी। 20 साल से 25 साल से तो हम ही खोज रहे हैं। जी जी। इसका इसका सीधा सर सा आंसर ये है, देखिए मैं बताऊं, ये जी इसका आंसर है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कल्चरल है एक्चुअली। जैसे आप इंडिया में आप बाइक चलाते हैं ना, जी जी। हेलमेट नहीं लगाते ना, लगाते हैं सर। नहीं रेगुलर नहीं लगाते हैं लगाते सर, हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। घर जाते हैं तो नहीं लगाते हैं, नहीं सर। है ना। नहीं, तो लगाते अब हैं सर आप ये प्रॉपर बताइए, लगा के सर, ये सर सेफ्टी वाला लगा के जाते हाँ अब सवाल यही है, आप को ये मालूम है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना इलीगल है और हैं। अनसेफ राइट भी सर। है, हैं। जी ठीक जी। है ना, इलीगल भी है अनसेफ और भी है जी। अनसेफ भी जी। है ना।
और आपको ये मालूम है कि हर घंटे पे, हर मिनट पे 17 लोगों की जान जा रही है इंडिया में, रोड एक्सीडेंट्स पे। सारे डेटा आपके पास मौजूद हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सेफ्टी के स्टूडेंट हैं इसलिए समझते हैं इन चीज़ों को। उसके बावजूद भी नहीं लगाते हैं कि यार 2 मिनट का तो मामला है ना। यस सर। इसलिए अच्छा, यूरोप में अगर साइकिल भी चलाते हैं तो हेलमेट लगा देते हैं और वेस्ट भी राइट पहनते सर। हैं। ठीक, दोनों इंसान हैं, दोनों को सेफ्टी के बारे में मालूम है। आप सेफ्टी वाले होके भी नहीं करते हैं, और वो बिना सेफ्टी के भी इस चीज को कर रहे हैं। इसका रीजन मालूम क्या है? इसका रीजन कल्चर है वहां पर। मतलब यूके में 1974 में यूके सेफ्टी का कानून आया, और आज 50 साल के ऊपर हो गया करीब। तो वहां पर वो कल्चर, चूंकि कानून था, उसका इम्प्लीमेंटेशन था, उस पर लोग का फोकस भी था, इन्फोर्समेंट भी था। पुलिस यानी सेफ्टी की जो पुलिस होती थी वो भी फोर्स करती थी। फिर गवर्नमेंट भी सीरियस थी, वो हर जगह क्या बोलते हैं, सेफ्टी अफसर को प्रायोरिटी देती थी, उसके लिए बजट भी देती थी, और कोई गलती करता था उसकी सख्त सजा भी होती थी। ये चीज़ वहां से जमाने से चली आ रही। स्कूल में सिलेबस था, आपको मालूम है एनसीईआरटी की बुक्स में सेफ्टी के चैप्टर्स होते हैं। यस सर, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स, ये सब। नहीं, और भी बहुत सारी, मतलब जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन कभी पढ़ा आपने स्कूल में? नहीं पढ़ा होगा, नहीं सर, है ना। वहां पर इग्नोर ये, किया जाता है जनरली इन चैप्टर्स को। हाँ, अरे वो टीचर क्या बोलता है, अरे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये कह के उसको इग्नोर कर देते हैं, हम्म। है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लॉ नहीं है, लॉ तो यहाँ पर भी है, लॉ वहां पर भी है। वहां पर हाँ इन्फोर्समेंट राइट। ज्यादा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस ज्यादा है, लोग इस चीज को समझते हैं। हमारे यहाँ इस कल्चर की शुरुआत अब हुई है। 2020 में नया लॉ आया है सेफ्टी का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, सितंबर 2020 हम्म। में ये पहली बार लॉ आया है। और अब उसके बाद उसकी तैयारी चल रही है, उसके लिए अलग अलग रेगुलेशंस हैं और गाइडलाइंस बननी शुरू हुई हैं। अब इन्फोर्समेंट शुरू हो गया। आप लोग को जो जो सेफ्टी की जॉब मिल रही है इतनी, उसका रीजन भी यही है कि लॉ अब आ गया जी है। तो अब हर कंपनी को सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर चूंकि लॉ आया है इसलिए चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए ऐसा नहीं है, कंपनी को सेफ्टी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो कानून बन गया है, हमारी मजबूरी है। तो जैसे एक चीज आई है, धीरे धीरे जब आप वहाँ पढ़ के निकलेंगे तो क्लाइंट बनेंगे, कंसल्टेंसी में जाएंगे, तो आप फिर फोर्स भी करेंगे। तो अभी तो वो कल्चर बहुत हल्का लग रहा है कि भाई फोरमैन कहता है कि भाई खली वाली सेफ्टी हमको काम करना है, जाओ यहाँ से, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन यही चीज 10 साल बाद वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि आप भी कोशिश करेंगे, जी गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी, मिनिस्ट्री भी कोशिश करेगी, है ना। आप पोस्टर और वीडियोज और दुनिया भर की चीजें भी दिखाएंगे, सोशल मीडिया में भी चीज चलेगी। तो धीरे धीरे सबका दिमाग बदलेगा। हमको याद है कि जब हम पहली बार दुबई गए थे, सन 2000 का बता रहा हूँ मैं आपको, 2000 में, तो उस वक्त जी रोड पे काम होता था, ना कोई बैरिकेशन होता था, ना कोई पीपी पहनता था, है ना। हर आदमी जी ऐसी लुंगी पहन के चप्पल में या नंगे पैर काम करता था, मजदूर ऐसे ही करते थे, सड़क के किनारे काम जी कर जी रहे हैं। लेकिन आज सिनेरियो ऐसा नहीं, आज छोटे छोटे शहरों में भी आप देखेंगे तो कोन लगा रहता है, कुछ ना कुछ बैरिकेशन रहता है, और फटी ही सही वेस्ट पहनते हैं, हेलमेट भी पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते। जी ये चेंज तो आया है, और ये चेंज इसी वजह से आया है, जहाँ पहले इसका कोई मतलब नहीं था। आज आप देखते हैं कि कहीं काम होता तो एरिया बैरिकेड कर देते हैं, सिक्योरिटी भी लगी रहती है। तो कल्चरल चेंज आने में टाइम लगता है। वो जो आप चाह रहे हैं कि आपने एक बार उसको बोला और वो मान ले, आपको तो 10 साल से बोला जा रहा है कि हेलमेट पहनो, और बिना उसकी गाड़ी नहीं चलाओ, नहीं पहने उसके बावजूद, और आप खुद चाह रहे हैं कि मैं उसे बोलूं और वो उसको मान ले। तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जी भी नहीं है इतना कि भाई आप कोशिश करें और ना माने। धीरे धीरे अच्छा सर, लगने पे वर्कर ही। के माइंड में क्या होता है ना सर, जैसे उन सब के माइंड में इतना डर रहता है, जैसे ट्रेनिंग हॉल में बैठे हैं, वो पीपी हाँ, फ्री जोन है, वहां भी हेलमेट लगा के बैठेंगे, अरे साहब खड़े खड़े हैं सामने, इस वजह से। वो तो कहीं ना आप कहीं हेलमेट मतलब इसलिए उन सबके लगाते माइंड हैं में कि डर पुलिस भी वाला बन आगे जाता चेक है। कर रहा हाँ। है ना। वैसे ही वो आपको समझते हैं कि अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमारा दिन काट देगा। सही है। तो वो क्या है, ये कल्चर है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और चेंज होगा। मुझको मालूम है कि मैं सर आज से सिविक सेंस 20 साल की पहले भी कैसे कमी देखता था। रहती है वर्करों कोई चीज में। एक वर्कर था सर, हेलमेट में वो पानी पी रहा था हेलमेट में लेकर। हेलमेट में लेके ना। हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा है, धीरे धीरे आएगा चेंज, ऐसा नहीं है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल कि ऐसा होता है। लेकिन इसमें आपकी कोशिश, कंपनी की कोशिश, गवर्नमेंट की भी कोशिश, सबका हाथ लगेगा तो चीज़ें बदलेंगी। अभी तो फिलहाल आपको जॉब करनी है, आप राइट। कुछ दिन करेंगे,
गुस्से में छोड़ के चले जाएंगे, यही करेंगे, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी कंपनी में जहाँ हाँ जाएंगे, सर, मान लें यही एल में लगता है ना जाएंगे। सर, यही लगता है सर पढ़ाई जी। यही लगता है सर, पढ़ाई करके आए लोग, यहाँ पे बताया जाता है, लोग मानते नहीं, वहाँ पे हजार्ड होता है, वहाँ से हजार्ड टालते नहीं है, खतरा हो जाएगा। जब लोगों को जब लग जाता है तब एहसास होता है सर, पहले नहीं उस चीज को हटाए, वहाँ से खतरा हाँ, हटाए, प्रिकॉशन क्या लेना क्या मैं नहीं। आपको एक जब छोटा सा सर एग्जांपल देता हूँ। जी मैं, जी ये बात है 2004 या 2003 की बात बता रहा हूँ। दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको हम डीएमसीसी बोलते हैं, दुबई मेटल्स एंड कमोडिटी सेंटर। वो, बीएमसीसी है सर। है ना, दुबई से अबू धाबी की हाईवे पे, शहर से करीब वो 140 किलोमीटर दूर था। उस वक्त रेगिस्तान था पूरा एरिया। हम जाते थे तो वहाँ कुछ नहीं था। उस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वहाँ पर। कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, करीब 150 से 2,000 लोग वहाँ काम करते थे। मैं वहाँ पर सीनियर सेफ्टी ऑफिसर था। हमारी छोटी सी टीम थी, 4-5 सेफ्टी ऑफिसर की। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो अब जाहिर है, आपने आपके साथ भी होता होगा, लड़ाई होती है खूब, सेफ्टी वालों से बहस होती है, कंस्ट्रक्शन वालों से जी बहस सर, होती वाइट। है ना। हाँ सर, वाइट हेलमेट से कभी दोस्ती हो नहीं पाती सर। हाँ, क्योंकि आपका काम ही हम्म, ऐसा है कि वो उसको नहीं मानते हम्म। जल्दी, उनको लगता है कि आप काम रोकने के लिए हाँ आए सर। हैं। हाँ तो सर। ऐसा होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता था, हमारे सेफ्टी अफसर अक्सर से झगड़ा होता था, बहस होती थी। काम रोकते थे हम्म, तो काम रोक देते थे, फिर आप निकले तो काम शुरू हम्म, कर दिया उन्होंने, ऐसा होता था। उसमें एक पाकिस्तानी पठान था वो ज्यादा जी। बहस करता था। वो इंजीनियर का बड़ा चमचा, वो तो चमचा है बहुत बड़ा, वो हम्म। चमचा था उस हम्म। टाइप का। तो आप कितना भी बोले, उसको समझ में नहीं आता था। काम रोक देता था। तो उसने क्या किया, मतलब इससे बाकायदा, जैसे होता है ना कि दुश्मनी वाली टाइप हो गई कि भाई ये साला हमेशा मुसीबत है मान लो के लिए, सेफ्टी वालों के लिए। तो उसको हम्म, फाइन दीजिए, आप फाइन दे दीजिए, इंजीनियर उसको ओवर टाइम करके आगे बढ़ा देता था। मतलब आपने इधर से पैसा काटा, उसने उधर से बढ़ा दिया, ऐसा सब होता था। एक मतलब समझ लीजिए पॉलिटिक्स भी थी उसके अंदर। तो अल्टीमेटली कुछ दिन के बाद वो चला गया, वो नजर नहीं आया, 2-4 दिन 5 दिन नजर नहीं आया। तो सेफ्टी अफसर ने बताया कि वो अब तो नहीं आ रहा कहीं, मैं बोला, तो छुट्टी चला जाओ। तो एक ने बताया कि नहीं, छुट्टी नहीं गया, वो नाइट शिफ्ट में चला गया। नाइट शिफ्ट में एक ही सेफ्टी अफसर था, अरे डे में कई सारे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब नाइट वाले के ऊपर मुसीबत आई, अकेला उसको सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। लेकिन अभी 3 या 4 दिन गुजरे थे, 5 दिन या एक हफ्ता गुजरा होगा शायद। मैं रात में सो रहा था, करीब 2 या ढाई बजे के आसपास मेरा फोन आया कि साइड पे एक्सीडेंट हो गया। वो क्या था, 6-7 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और उसमें बीच में जो शाफ्ट होते हैं ना, इसमें टॉयलेट या पाइप लाइन वगैरह जाती है सारी, पतली सी जगह होती है उसके जी अंदर। जी जी तो जी जी, उसी में हाँ। वो कहीं काम कर रहा था अनसेफ, जैसे उसकी आदत थी। उसकी टीम काम कर रही थी, चौथे फ्लोर पे काम कर रहा था। और वो टाई रॉड जो होता है, जब शटरिंग करते हैं तो उसमें टाई रॉड लगाते हैं टाइट करने के लिए। तो वो टाई रॉड पे हम्म। से फिसला, और जो कि पूरी कुएं की तरह से थी, वो कई जगह से रॉड निकली हुई थी। हाँ जी सर, तो वो फायर की ऊपर से जो गिरा पाइप है। जाती है सर, या टॉयलेट की पाइप जाती जी। है। जी जी। तो वो उसने जो है वो टायर ऊपर से गिरा, एक जगह टकराया, दूसरी जगह टकराया, करते करते आगे नीचे। किस्मत उसकी थी कि वो बच गया। अस्पताल लेके गए। रात में जब पता लगा तो मैं तो नहीं गया, सुबह जाऊंगा, सुबह निकलना, तो सुबह मैं अस्पताल गया। अस्पताल में था तो वो जो है एकदम बेहोश था, ऑपरेशन वगैरह हुआ। 17 जगह फ्रैक्चर थे उसकी बॉडी में। लेकिन, ओ गॉड। हाँ, लेकिन वो बच गया, किस्मत उसकी भी थी, मजबूत था वो, बच गया। लेकिन बेहोश था कई दिन तक। 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उसको होश आया। जब हमको पता चला तो फिर हम दोबारा गए देखने के लिए। देखने के लिए गए तो वो हमको जब उसने देखा तो सिर्फ रो रहा था, वो आंख से आंसू, मतलब बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सिर पे आंख में कहाँ कहाँ चोट लगी थी, बस देख के खाली उसकी आंख से आंसू गिर रहा था। हमने बोला कि अब तो कुछ फायदा नहीं है सेफ्टी समझाने का, अब तो जो होना था हाँ हो राइट, चुका है, सुनने वाले को क्या और तजुर्बा कॉन्सिक्वेंसेस अब उसके तुमको देख हो लिए। चुका है, उस तजुर्बे का कोई फायदा भी नहीं है। तो अल्टीमेटली हम्म, उसने, मतलब फिर वो अस्पताल में पड़ा रहा करीब 6-7 महीना। और उसके बाद फिर वो जब छूटा वहां से, तो कंपनी ने उसको पूरा इलाज कराया, कंपनी ने उसको निकाला नहीं, वरना ऐसे जो छोटी कंपनी होती है वो निकाल के बाहर कर हाँ देती निकाल देती हूँ। जी है ना। जी सर। लेकिन कंपनी ने उसको निकाला नहीं। और वो जब हम्म, व्हील चेयर पे आ गया, चल तो नहीं पाया कभी वो, लेकिन व्हील चेयर हम्म, पे आ गया और बैठा रहता था। तो कोई काम नहीं था, तो उसको सिक्योरिटी गेट पे, एंट्रेंस पे उसको बिठा दिया, खाली तुम जो है रस्सी खींचो, नीचे ऊपर नीचे करो, ये काम करो। ये काम उसने, उसको मिल गया। तो उसके बाद से, नहीं, जब वो वापस साइड पे आया, तो किसी भी आदमी कैंप के अंदर हो चाहे वहां पर, सबसे वो एक ही बात करता था, सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, वो हमारा अलग से एक सेफ्टी सुपरवाइजर बन गया, जिसका काम ही 24 घंटा टीबीटी देना,
सेफ्टी गाइडलाइंस देना, सेफ्टी के बारे में समझाना रह गया, क्योंकि वो उस चीज़ को झेल चुका था। तो ये चीज़ें नौबत ना आए इसके लिए फिर आप कोशिश तो करते हैं, हम तो हमेशा ही कोशिश करते हैं, सेफ्टी वाले हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको जल्दी समझ में नहीं आती जब तक उनको चोट ना लगे या कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू ना हो उनके घर में आसपास कि वो हम्म, उसको वाकई सीरियसली लें। बट होता तो है। और जी। ये सब कल्चर का मामला है एक्चुअल। वो धीरे धीरे बदलेगा। आप ऐसा नहीं कि आप इंतजार करेंगे कल्चर बदलेगा तो हम काम करेंगे। आपको ये कंटिन्यूअसली इस काम में लगे रहना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इस कंपनी में उस कंपनी में। लेकिन आप और हमारे जैसे जितने भी सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, इनका ये हम्म, कंटिन्यूअस एफर्ट है, सालों साल का। जी। वही दुबई जहाँ की मैं बता रहा हूँ, आज दुबई के स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, 20 साल 25 साल पुरानी बात हो गई। मैं अभी पिछले साल गया था एक साइट पे, हमारे एक सेफ्टी ऑफिसर था उसके, तो वहां गया तो अभी वही जनरल साइट्स, जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है ना जिसको आप बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अब वो जनरल स्टैंडर्ड ही बदल गया है। मिनिमम स्टैंडर्ड हम्म, जिसको कहते हैं, कि इतना तो लेबर को भी समझ है कि बिना पीपी के काम नहीं करना है। एज प्रोडक्शन पे जब तक बैरिकेशन ना हो उधर जाना नहीं है। जब भी हाइट पे काम करना है तो हार्नेस पहनना है और हुक भी करना है। सेफ्टी हार्नेस का हम्म, इंस्पेक्शन कैसे करना चाहिए, पीपी की क्यों क्या जरूरत है, परमिट कहाँ कहाँ। अब ये एक जनरल स्टैंडर्ड, जैसे इंडिया ही में है, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ऐसे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह दूसरी कंपनी में जाएंगे, एल एन टी में जाएंगे मान लिया, तो एल एन टी इतने सालों हम्म, से मेहनत कर रही है, तो उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मिनिमम स्टैंडर्ड भी उनका बहुत ये अच्छा उससे है, उनके ज्यादा लेबर। किसी का भी ऐसी तरह- तो उन्होंने उस कल्चर को चेंज कर लिया या आगे बढ़ गए उसमें। हमारी समझ लीजिए या आपकी, या आप जिस कंपनी में, उसमें शुरुआत है, आज नहीं तो कल वो भी चेंज होगा, है ना। ये है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या साथ बातचीत हो रही थी, कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इसीलिए मैं अब कह रहा था, इतने सारे टॉपिक्स है ना, ये ऐसे आसानी से जाएगा नहीं। ट्रेनिंग टू बी इफेक्टिव, बीबीएस, फायर, फर्स्ट एड, ये एक सवाल था ना। यस सर। जी। जी। एक्चुअली बीबीएस तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है इंडियन सिनेरियो में, खासकर छोटी छोटी कंपनीज में। बीबीएस बुलाओ तो समझ में, हालांकि बीबीएस कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन इंडिया में बहुत ही नया है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हम्म। करना। बिहेवियर ही तो सबसे बड़ा इशू है सेफ्टी के अंदर, कि बिहेवियर चेंज नहीं होता। लेकिन उसके लिए आप जैसे मैं बताऊं उसको क्या बोलते हैं, हाई, हाँ, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन क्या? ट्रेनिंग, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसको हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन ट्रेनिंग कहते हैं। ये ऐसे हाई रिस्क जितनी भी जॉब्स होती हैं जिसमें आपके जैसे ग्राइंडर है, हॉट वर्क है, या जिसे कह लीजिए फायर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना, या फॉल फ्रॉम हाइट है, इस तरह के करीब 8-10 इश्यूज हैं, या ऐसे एक्टिविटीज हैं, या जोन्स कह लीजिए, हाई रिस्क जोन है, जहाँ पे काम करने में सबसे ज्यादा मौतें इसी से होती हैं। ये हमारा एक पूरा एक मतलब एक खास पार्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी का, जिसको हाई रिस्क जोन कहते हैं हम लोग। इस फील्ड में या इस जोन में जो भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत इश्यूज रहते हैं हमेशा, और वो ज़रूरी भी है, उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। बिल्डिंग बनेगी 10 फ्लोर की, तो हाइट पे काम करना ही पड़ेगा, या ग्राइंडिंग कटिंग करनी है तो हॉट वर्क होना ही होना है ना। जी, जी। इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हैं बहुत हाई। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी कमी बरतते हैं ना, तो बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है साथ में इसके, इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल रूल कह लीजिए आप, कार्डिनल रूल, या थंब रूल कह लीजिए आप, है ना, इस तरह कोई भी नाम दे सकते हैं। ये वो बेसिक रूल हैं जो आप कंपनी में फ्लोट कर सकते हैं, इसके लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके लिए कैंपेन बना सकते हैं, सेफ्टी वीक बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इसके बारे में प्ले कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन में अप्रैल में इंडिया में सेफ्टी वीक मनाया जाता है, तो वहां तक इंतजार नहीं, आप पहले ही बना सकते हैं इस चीज़ को। इसमें आप 8-10 जो इस तरह के इश्यूज हैं ना, इन पे फोकस करिए, और इसको आप कहिए जीरो टॉलरेंस, कि इस पे कोई भी टॉलरेशन
नहीं होना चाहिए, यानी नो कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए आप, जीरो टॉलरेंस के यहाँ नो कॉम्प्रोमाइज रूल भी बना लीजिए आप। और ये वो रूल्स हैं जो कंपनी के बेसिक रूल हैं, जिससे आप 90% एक्सीडेंट बचा सकते हैं। इसके लिए आपको टीबीटी, पोस्टर, प्ले, ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, है ना, सेफ्टी वॉक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशंस, पैम्पलेट, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस, ये सारे काम इकट्ठा करके आप एक उसका पूरा एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे कि भाई पहले इसके लिए मैनेजमेंट में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि सर एज पर द डेटा, दुनिया का डाटा ले सकते हैं, इंडिया का भी डाटा ले सकते हैं, और वर्क स्पेसिफिक डाटा भी ले सकते हैं कि सर ये 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी आप कह लीजिए, किसी कंपनी में 7 थंब रूल्स बोलते हैं, किसी को में 5 भी होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं। तो मैंने जो इकट्ठा किए हैं वो करीब 10 ऐसे चीज़ें हैं जिस पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे या इस पे सेफ्टी अवेयरनेस कर लेंगे, इसमें बिहेवियर लोगों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके यहाँ एक्सीडेंट जो है 90 to 95% तक रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा मामला आता है बीबीएस का। हमारा टारगेट एक्चुअली बीबीएस है, बिहेवियर चेंज होगा। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर बेसिकली आदत है, तो हिंदी में आदत कहते हैं इसको। आदत बदल जाएगी तो अपने आप एक्सीडेंट, जैसे आप अभी इंडिया में दिल्ली या मुंबई या कोई इस तरह मेट्रो शहरों में आप जाएंगे, वहां पर तो लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट भी लगाते हैं, लेकिन इन जनरल बाकी कहीं पे नहीं लगाया जाता। लोग कहते हैं अरे जरूरत नहीं यार, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई, इस तरह करके टाल देते हैं। लेकिन ये चीज़ दुबई में या यूरोप में या ऐसे जितनी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप एयरपोर्ट से वहां पहुंचेंगे, गाड़ी में बैठते ही आपको जो भी लेने आया होगा, आपके भाई होगा, दोस्त होगा, या आपके कंपनी का कोई आदमी होगा, वो ड्राइवर आपको जानता है कि आप पहली बार आ रहे हैं, और तो एक बार बता देगा वो कि भाई सीट बेल्ट लगाइए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बिना सीट बेल्ट के। और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो फाइन आपको होगा, हमको नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ड्राइवर की गलती मानी जाएगी वो, हर आदमी वहाँ, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर शहरी, ये उसकी जिम्मेदारी है सेफ्टी की। है ना, बोलते ना वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग, गलती से भी गलती नहीं होना, तो गलती से भी गलती ना होने वाली बात है ये। वो एक बार बता देगा, आप जहाँ जाएंगे दूसरे तीसरे वो भी बताएगा भाई नहीं, बिना लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट के आपको गाड़ी नहीं चलानी है, बैठना भी नहीं है। इवन दुबई में या यूरोप में तो रूल ये है कि जो पीछे जो लोग बैठते हैं वो भी सीट बेल्ट लगाएंगे। छोटा बच्चा जो होता है गोद में, उसको आप आगे नहीं बैठा सकते, आगे नहीं, गोदी में ले ही नहीं सकते, है ना, इलीगल है, अलाउड ही नहीं है कि भाई अम्मा बैठी हुई है तो गोदी में अपना बच्चा रखा हुआ है, मतलब क्राइम है ये। तो उसके लिए छोटे बच्चों की सीट अलग से होती है पीछे, वो कितना भी रोए चिल्लाए, उसको अगर दूध पिलाना है, कपड़ा बदलना है, गाड़ी रोकिए किनारे करिए, लेकिन चलते हुए गाड़ी में बच्चे को आगे नहीं कर सकते। ये रूल यस सर। आए। एक जी। टैग भी लग जाता है गाड़ी में, बेबी बोर्ड ऑन कार। हाँ, वो सब पीछे वो भी लगा रहता है। तो अब ये क्या है, हम्म। ये शुरुआत हुई और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, गवर्नमेंट ने भी उस पर फोर्स किया, और धीरे धीरे आपने उसको आदत बना लिया। आप जब दुबई से जब आते हैं साल 2 साल बाद, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही, लखनऊ में और जगह में उतरते हैं, पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। तो जो दूसरे को कहते हैं अरे अरे, तो आपको कहते हैं नहीं नहीं आदत है ये, क्योंकि अब वो दिमाग में घुस गई है। तो अब आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, जैसे खाना खाने से पहले आप भगवान का नाम लेते हैं, या जो कोई आदमी मुस्लिम है वो भी बिस्मिल्लाह करता है। बचपन से आपको सिखाया गया है कि खाने से पहले ही पहले आपको ये करना है, उसके लिए आपको कोई समझाता नहीं, फिर वो आदत बन जाती है। आप जी। बाहर निकलेंगे तो जूता पहन के या ऐसे नंगे पैर नहीं निकलेंगे, आदत बन गई है। या शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में यहाँ छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो चप्पल बाहर के रख के आपको अंदर आना होता है, ये आदत बन जाती है। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये इसी नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या। हाँ, ये हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन ट्रेनिंग, इसकी बात करता हूँ मैं। इंटरवेंशन ट्रेनिंग,
इसमें होता क्या है, ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ इन चीज़ों को कैसे चेंज किया जाता है। ग्राइंडर रिलेटेड एक्शन की जब बात करेंगे ना, आप गूगल में जाइए और आप उसमें बोलिए ग्राइंडर रिलेटेड एक्सीडेंट, है ना। तो उसमें आप फोटोज जब देखेंगे ना, तो यहाँ गर्दन कटी हुई है, आंख फटी हुई है, ये गला कटा हुआ है, हाथ के उंगली कटी हुई है, टुकड़ा हुआ है, ऐसे आपको सैकड़ों फोटो मिलेंगे। वीडियोस पे जाएंगे आप तो बहुत सारी एनिमेशन की एनिमेटेड वीडियोस भी हैं, और वीडियोस भी बहुत सारी बना रखी है इस तरह की। आप इस तरह के इन चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, आप एक पैकेज बना लीजिए, फोल्डर में सब डाल लीजिए, और आप प्रेजेंटेशन बनाइए। उसमें आपको ग्राइंडर, जैसे हमने अभी क्या किया है, हमारे यहाँ लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट हुआ। ग्राइंडर से एक आदमी का हाथ कट गया, हाथ नहीं कट गया, सॉरी, चेस्ट पे वो उछला, और चेस्ट पे यहाँ ठीक ठाक घाव हो गया, वो बच गया खैर वो, लेकिन वो बड़ा एक्सीडेंट था। हमारे यहाँ इस वक्त मैन पावर करीब 80,000 के आसपास है, 80,000 हमारे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ग्राइंडर चलाने वाले ही करीब 4,000 हैं। इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि इतना काम है, ग्राइंडर है, कटिंग है, जो भी है इस सर यानी। इसमें सेफ्टी वाली करीब कितनी है सर? हमारे यहाँ करीब 2,000 के आसपास सेफ्टी ऑफिसर है। 80,000 में? सर ये जो इसमें मैन पावर में सर, कितनी मैन पावर में सेफ्टी सर जरूरी हो जाता है एक का सर? ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं। इंडिया के अलग रूल्स हैं, और बहुत सी जगह ये रूल्स हैं भी नहीं। लेकिन इंडिया का जो क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें उसके हिसाब से आपके पास 50 से लेकर 500 के ऊपर में जो है एक सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है। बहरहाल ये डेटा मुझे एकदम क्लियर नहीं होगी, मैं इंडिया में इस तरह से काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको डेटा दे दूंगा पूरा कि कितने सर लोगों पे दुबई कितने की क्या सेफ्टी है? ऑफिसर होने हैं, है ना। दुबई लेकिन की सर, दुबई का? हाँ, इससे कम में अगर आप हैं तो पार्ट टाइम जी। सेफ्टी ऑफिसर भी चल सकता है, या आपके सुपरवाइजर या इंजीनियर जिसने इसको भी अगर सेफ्टी की ट्रेनिंग है, तो पार्ट टाइम सेफ्टी का काम भी कर सकता है। इसलिए निवॉश का जब आप देखेंगे एग्जाम, तो जो पहला जी। एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम नहीं हुआ था बल्कि जी। जो सैंपल आया था एग्जाम का, तो उसमें इसी बात को उन्होंने बताया। एक वर्कशॉप था, उस वर्कशॉप के अंदर 17-18 लोग काम करते थे। तो उसका जो फाइनेंस मैनेजर था, वही सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल भी था, और तो मतलब वो अपना काम भी करता था और सेफ्टी को भी देखता था। तो ये रेशियो है अलग अलग, पार्ट टाइम भी हो सकता है, या आपके टीम में ही कोई आदमी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकता है। मैन पावर जब बढ़ती है, जैसे हम सीसीसी में काम करते थे, ये बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, तो इसमें हर 50 पे एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए था। वो उस वक्त मतलब उसका जी। कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी, है ना। किसी कंपनी में 100 पे होता है। ये सब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लॉ ड्रिवन रेशियोज होते हैं। इंडिया में 500 के आसपास की भी रेशियो है ना। बहरहाल ये जो भी है डेटा, इसको तो हम एज नेट से पर भी निकाल इंडियन सकते हैं। एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948 सर 1000 पे एक चाहिए। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट के उसमें 1,000 का भी कहीं जिक्र है, शायद 1,000 ही है फॉर इस पे। लेकिन ये रेशो बहुत कम है, यानी ये कम हमारे हिसाब से 1:100 वाला रेशियो ज़्यादा सही रहता है। ये 50 वाला बहुत छोटा हो जाता है, ये फिर भी ठीक रहता है, मुनासिब रहता है। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है, मान लिया एक साइट है, जैसे कतर में हम एक साइट पे थे, फैक्ट्री थी, उसको क्या कहते थे, LNG प्रोजेक्ट, सॉरी GTL, गैस टू लिक्विड। ये कतर गैस जो है सबसे बड़ी कंपनी है, जो उसका एक प्लांट बन रहा था गैस से को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस एक प्रोजेक्ट पे हमारे उस एक प्रोजेक्ट पे 70,000 आदमी थे। तो उसमें लेकिन और जगह इतनी नहीं थी। तो मान लिया आप 15 या 20 बाई 20 के एरिया में 50 आदमी काम कर रहे हैं। जी। मतलब कंजेस्टेड एरिया था, डिपेंड, क्योंकि प्लांट बनना था, वो उसमें पाइपलाइन को अंदर अंदर घुस घुस के, तो उसमें नीचे ऊपर मिलाकर, जी। आगे पीछे मिलाकर बहुत लोग काम करते थे। तो अब आप कहेंगे कि भाई मान लिया इतना बड़ा एरिया है, तो उसमें 1,000 आदमी, मतलब 50 20 सेफ्टी ऑफिसर क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी तरह से जी। पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है या रोड का प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे पीछे 25 आदमी काम कर रहे हैं, फिर 2 किलोमीटर दूर पे कुछ और काम चल रहा है, कहीं पे मशीनें चल रही हैं। अब 2 किलोमीटर में कुल मिलाकर 20 आदमी है या 50 आदमी मान लिया, तो एक सेफ्टी अफसर तो काम नहीं कर सकता, इसका ये भी मसला है। तो वहाँ पर हो सकता है 2 सेफ्टी अफसर हो। तो ये रेशियो जो है ना, आपके रिस्क असेसमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितना रिस्क है,
और वो बताता है कि भाई यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर एक चाहिए कि दो चाहिए, या क्या रेशो होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दोनों मान लिया इस गाइडलाइन के हिसाब से तो पूरे रोड के प्रोजेक्ट पे आदमी को एक ही सेफ्टी ऑफिसर 100 किलोमीटर पर कैसे काम कर पाएगा? वो इमरजेंसी हुई, वो वहां आ ही नहीं सकता, तो वहां पर तो ये रेशो बेकार हो जाएगा, और फैक्ट्री में जो है ये रेशो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये गाइडलाइंस हैं तो सही, लेकिन इसके साथ आपके हाथ एक रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। उस रिस्क असेसमेंट में भी आप देखते हैं कि भाई मैन पावर कितनी है, जो हजार्ड है काम से जुड़ा हुआ रिस्क वो किस लेवल का है ना? तो वहां पर कितने सेफ्टी ऑफिसर होने चाहिए? मान लिया ब्रिज बन रहा है रोड पे, तो एक ब्रिज में मान लिया 2,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहां पे पता लगा 40 सेफ्टी ऑफिसर हैं, और बाकी रोड उसके हाथ आगे पीछे लगी है, वहां पे कुल 2 सेफ्टी ऑफिसर है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये और ये सब चीजें जो है ना, ये लॉ में इस चीज का प्रोविजन है। ये एक जनरल गाइडलाइंस तो दी हुई है, लेकिन साथ साथ आपको रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि आपको अपने रिस्क को खुद असेस करना है और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करना है। ये है एक्चुअली। जी तो अब हम बात करते हैं फिर से हाई इम्पैक्ट, जो बात करते हैं इम्पैक्ट इंटरवेंशन ट्रेनिंग, हिट। इसमें आपके जो लोग इस तरह के होंगे, जैसे मैंने बताया कि हमें एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने क्या किया, 4,000 आदमी को हमको ट्रेनिंग देनी थी, जो ऑपरेटर थे। तो हमारे तो भीड़ लगी रहती थी, रोज 200-300 लोग काम करते थे। तो हमने कुछ ग्राइंडर्स मंगाए, टूटे अच्छे खराब सब, नए भी मंगाए, प्लस बहुत सारी डिस्क वगैरह भी मंगाई, अच्छी खराब सब, अलग अलग साइज की, अलग अलग साइज की। एक प्रेजेंटेशन तैयार कराया हमने अपने, पहले सेफ्टी जो ट्रेनर्स हैं उनको ही ट्रेनिंग दी, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। और हमको पूरे वर्क हॉट वर्क पे काम नहीं करना था, हमको सिर्फ ग्राइंडर के उस इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करना था, ताकि उनके अंदर एहसास डेवलप हो, बिहेवियर चेंज हो। तो आरपीएम के ऊपर हमने फोकस किया, उसकी स्पीड पे फोकस किया, ऐसे कर करके 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रखा एक ग्रुप को। करीब 20-22 दिन करीब ट्रेनिंग चली है हमारी, यानी कैंपेन चला एक तरह से। और तो साइट पे तो अलग हो रहा था, यहाँ पे ट्रेनिंग में। और हमने मतलब उस 2 घंटे की ट्रेनिंग, सॉरी 3 घंटे की ट्रेनिंग, एक सेशन हमारा जो है 3 घंटे के आसपास होता है, उसमें 1 घंटा हमने वीडियो सॉरी ट्रेनिंग दिया, समझाया उसके बारे में, ग्राइंडर के बारे में, सबके बारे में, वर्क प्लेसेस के बारे में। 1 घंटा हमने सिर्फ वीडियो एंड फोटोज दिखाई, 1 घंटा प्रैक्टिकल भी कराया, प्रैक्टिकल फैसिलिटी हमारे पास है। तो इस 1 घंटे के अंदर जो है ना, आपने पहले बता तो दिया, बहुत सारी चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद जब आपने इन वीडियोस को दिखाया ना, वीडियोस और फोटोज को, तो लोगों के चेहरे देखने लायक थे। जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था वो भी, और एक्सीडेंट वाला तो खैर था नहीं वो। अच्छा, कई सेशंस में हमने उसको बुलाया भी, जिसको चोट जब ठीक हो गया थोड़ा सा, तो बुलाया, वो उसको बिठा के खाली रखा, और एक 2-3 मिनट की उससे भी स्पीच दिलवाई। इससे क्या हुआ, वो जो हाई इम्पैक्ट है ना, वो माइंड पे सीधे अटैक करता था, कि हम तो यही काम करते हैं यार। आपको लगता है कि आप 10 साल से काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हो, कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रोड पे चलाने वाले, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, ये थोड़ी कि नए नए लोग का एक्सीडेंट होता है, 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, उनका भी एक्सीडेंट होता है। वो तो दुर्घटना, मतलब क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी है। आप कितने ही पुराने हो, हम्म आप 50 साल गाड़ी चलाते हैं, उस 50 साल में आपने हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाई होती है, लेकिन हर बार, हर घर से निकलते हैं गाड़ी चलाने टाइम में, आपकी सिर्फ कोशिश ये होती है कि एक भी गलती ना हो। उस 50 साल में सिर्फ एक भी गलती ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए आपने मेहनत की है। तो यही चीज हर जगह, हाइट पे काम कर रहे हैं, चाहे ग्राइंडर पे, आप ग्राइंडर का आपको लगता है 20 साल से आप काम कर रहे हैं, आपका सगा थोड़ी है वो। तो जिस दिन गलती करेंगे वो आपको उछल के नहीं मार नहीं डालेगा। ये हम्म बात दिमाग में घुसाना, और साथ साथ उसके जो रिजल्ट है ना, कॉन्सिक्वेंसेस, कि आंख कटी हुई है, गर्दन कटी हुई है ना, हाथ कटा हुआ है, 2 टुकड़े में हो रखा है, वीडियो में इमरजेंसी में कैसा चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, उसको लोग मतलब चिल्ला रहा है वो, लोग लेके भाग रहे हैं उसको, है ना, अस्पताल में किस किस तरह से है, मतलब वो गर्दन में चोट लगी हुई है, अस्पताल ले आते तो मर गया। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते मिल जाते हैं आपको। इन सबको जब आप दिखाते हैं, तो जब रूम से वो निकलता है ना, उसका माइंड एकदम चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसको ग्राइंडर की बारीकी मालूम है कि कितनी खतरनाक चीज़ है। तो 10,000, 15,000, 20,000 आरपीएम पे कोई चीज़ अगर घूम रही है, और अगर वो छूट रही है, और 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो आज से 50 मीटर दूर पे किसी आदमी के हाथ में घुस जा रही है, आपको पता भी नहीं चला, आप ग्राइंडर टूटा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा उड़ा यहाँ से,
क्योंकि उसमें ग्राइंडर में तो डिस्क में लिखा होता है 80 मीटर पर सेकंड घूमने। एक तो आरपीएम अगर 2000 5000 10,000 बताएंगे तो समझ में नहीं आता लोगों को। लेकिन आप बोलेंगे कि 1 सेकंड के अंदर 80 मीटर, उसमें लिखा हुआ है, आप कोई भी ग्राइंडर की डिस्क उठाएंगे उसमें देखिए लिखा हुआ है 80 ms मीटर पर सेकंड। तो जब आप देखेंगे कि भाई अगर ये टूटा या इसका कोई पार्ट टूटा तो 1 सेकंड के अंदर 80 मीटर कितना दूर होता है, और सेकंड कितना होता है। हम यहाँ से टूटा नहीं और वहां तक पहुंचा वो, और वो आपको उसके बारे में मालूम भी नहीं है, वो उसको घायल कर चुका है, आपको पता भी नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं कि डिस्क टूट गई। क्योंकि आपके पास तो गार्ड है, गार्ड नहीं है तो और भी बुरी बात है। लेकिन वो गार्ड आपके है, आपके सामने है, तो आपको तो लगा आप बच गए, लेकिन वो दूसरे की जान खा गया, दूसरे की आंख चली गई, जो जहां भी चला गया। तो ये जब आप, अच्छा इसमें आपका जो ट्रेनर है उसको बहुत बड़ा रोल है। वो किस तरह से चीज़ों को विजुलाइज करवाता है, किस तरह से आपके बॉडी जो पार्ट्स हैं, आंखें हैं, आपके हाथ है, आपकी आवाज़ है, उसकी पिच है, ऊपर नीचे होना, है ना, आपके इमोशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये भी उसमें ट्रेनिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तब आपको समझ में आता है। अगला आदमी देख रहा है कि मैं 20 साल से काम तो कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरा नंबर भी आ सकता है। क्योंकि इसमें तो सारे ऐसे नहीं है। क्योंकि अब डेटा आप जब देखेंगे, गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ, इसकी एज इतनी थी, इतने साल से काम कर रहा था। कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है। तो आप बताएंगे ना कि देखो इसमें जितने भी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि ये 2 दिन पुराना है या 1 दिन पुराना है या एकदम नया है। इसमें 2 साल 4 साल 5 साल 10 वाले बहुत हैं। जो गलती करेगा उसके होगा। और गलती ये है कि आप गार्ड नहीं लगा रहे, गलती ये है कि आपने उसको हल्के में ले रखा है, गलती ये है कि आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। आप बात कर रहे हैं, बात कहीं और कर रहे हैं, काम कहीं और काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। घर में प्रेशर है, घर में कोई इशू है, आप उसको लेकर यहाँ पर आप जो है दिमाग चल रहा है कहीं और, काम कहीं और चल रहा है। तो इससे क्या है, हाई इम्पैक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से बिहेवियर में फर्क पड़ता है, चेंज बिहेवियर। ये एक पार्ट है। सेम इसी तरह से फायर से जुड़े हुए, आपको याद हो अगर आपने फायर की ट्रेनिंग की हो, तो हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं फायर की, तो सीधे ट्रेनिंग पे नहीं आते, पहले हम एक दो वीडियो दिखाते हैं। एक दिखाते थे स्टेडियम का वीडियो दिखाते हैं, आपने अगर देखा होगा तो, हाँ सर, देखा है देखा है। है ना। और जी। कमरे आमतौर पर अंधेरा रहता है। उसके बाद फिर एक तो खुला मैदान दिखा रहे हैं और एक कमरा दिखा रहे हैं। दोनों में फायर फायर की स्पीड को जी। दिखाते हैं, है ना। और फिर बताते भी हैं जंगल की आग, जी। जंगल की आग की तरह बात फैल रही है। तो यानी फायर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जी। चीज़ है। फिर उससे जुड़े हुए मैं तो खैर, क्योंकि सब स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए मैं वो जले वले इस तरह की चीज़ें फोटो हाई इम्पैक्ट नहीं दिखाते, क्योंकि उस वो ज़रूरत आपकी नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर आपको वहाँ लगता है कि हाई रिस्क एक्टिविटी है, फायर से जुड़े बहुत सारे काम हैं, तो आपको ये भी दिखाना चाहिए फायर से क्या क्या जले हुए, मतलब लोग जो बच गए हैं, हाथ नहीं हिला पा रहे हैं, चिपक गए हैं हाथ उससे, गर्दन से आँख खत्म हो गई है, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। या अस्पतालों में पड़े हुए हैं, वो किस किस तरह से उनकी हालत हो रही है, उनकी फैमिली वाले कैसे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, है ना, बिलख रहे हैं, फेसबुक पे कहाँ कहाँ वो पैसा मांगते हैं, मदद मांगते हैं, रोते गिड़गड़ाते हैं। ये सब चीज़ आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। आपके सेफ्टी में इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इतने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, हर इंसिडेंट को कैप्चर कर लिया जाता है। वो तो आपकी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल करिए फायर के लिए। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, फर्स्ट एड आमतौर पे हमारा काम नहीं होता। अगर आप ट्रेन फर्स्ट एडर जी हैं सर। या जी। फर्स्ट एडर ट्रेनर भी हैं, तो भी कोशिश करिए कि किसी फर्स्ट एड एजेंसी को बुलाइए, उसके थ्रू ट्रेनिंग दिलाइए। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग देंगे ना, तो आपका इम्पैक्ट वो नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट एड को डॉक्टर की नज़र में देखता है, आपको डॉक्टर नहीं समझता। तो आप समझाएंगे भी ना सर। बहुत सारी चीज़ें, तो उनको वो समझ में नहीं आएगी। आप सर। अलबत्ता, जी 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 सर। बोलिए। सर जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग हुआ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर ऑडिटर तो ये एक क्वेश्चन कर सकता है ना कि आप ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। वो एलिजिबल है। बिल्कुल, सवाल करेगा वो। फिर सर इस इसीलिए पे हम लोगों क्योंकि का क्या रिस्पॉन्स होगा? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे स्कैफोल्डिंग है ना, हाँ। कन्फाइंड स्पेस है, या आपका फर्स्ट एड है ना, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग है जो स्किल बेस है, हम्म। जो स्किल या कंपिटेंसी बेस है। तो अगर आप उसके लिए ट्रेन हैं तब तो ठीक है, वरना कोशिश करिए कि आप इसको अवॉइड करिए। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसको
BLS कहते हैं ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट, हम्म। है ना। फर्स्ट एड में आप जब जाएंगे तो BLS की अलग ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड का ही पार्ट है, और फर्स्ट एड ट्रेनिंग अलग होती है। पहले सब एक ही था, लेकिन अभी पिछले 8-10 साल से फर्स्ट एड को अलग कर दिया गया है और BLS को अलग कर दिया गया है। फर्स्ट एड के अंदर BLS शामिल है, लेकिन BLS की अलग से जी ट्रेनिंग भी सर, होती है। जैसे जी। जैसे सर ये होता है कि जैसे सर, जैसे वर्कर के छोटी मोटी चोट लग गई है सर, बुखार आ गया है, सर दर्द कर रहा है सर, गोली मांगते हैं दे दो सर। मैं बोलता हूँ ये बात की सर, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, अगर आपका कुछ हो गया है, कुछ हो गया तो मेरा जो है दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो इस बारे में दवाई नहीं दे सकते ना आपको। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। और सर हम सर हमारे यहाँ फर्स्ट एड रखा गया अलग से, वो डी फार्मा या JNM की है सर। बिल्कुल यही तरीका ही है, कंपिटेंसी बेस्ड अपॉइंटमेंट हो, जी सर। सर है ना। कल का उसका कुछ वो हो जाए काम तो वो सर जाने, जी। कुछ हो जाएगा तो जी वो उसको जस्टिफाई कर सकता है ना कि भाई मैंने यहाँ की पढ़ाई की है, मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट हूँ, है ना। तो इसलिए मैं ये जी काम कर रहा हूँ। वो सेफ्टी ऑफिसर को सब कुछ जी समझने लगते हैं। आपको अपनी लिमिटेशन जी मालूम होनी चाहिए कि हाँ, ये मेरी लिमिट है, इसके आगे मैं जाऊंगा तो मुश्किल हो सकती है। तो जी इसलिए सर। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, फिर ये बात बता रहा हूँ पुरानी, 2002-3 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त क्या था, जैसे UAE वगैरह में गर्मी बहुत पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पसीना बहुत निकलता है ना। जैसे मुंबई में जो लोग जी रहते हैं उनको मालूम है किस तरह पसीना निकलता है, या जुलाई अगस्त में जैसे अपने यहाँ होता है मामला, तो दुबई में उससे ज्यादा रहता है मामला। जी जी तो उस वक्त क्या होता था, जब पसीना निकलता था, लोग क्या कहते हैं, नमक की गोली है नहीं, सॉल्ट टैबलेट बिकती थी बाजार में, वही भी मिलती है। तो एक बहुत अच्छा उन लोगों ने एक तरीका निकाला था, सॉल्ट टैबलेट खा लीजिए। नमक, ये नमक जो हम लोग, उसकी टैबलेट नहीं होती थी, वो अलग होता था। अब सॉल्ट टैबलेट खा लिया हीट हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन बहुत से लोग BP के मरीज हैं, उसको तो डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो वहीं मर जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो अब शुरू में तो ये कल्चर था, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ और सेफ्टी पे फोकस होना शुरू हुआ, और ये बात आने लगी कि भाई सॉल्ट टेबलेट, तो अब सॉल्ट टेबलेट नहीं मिलती। अब क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक या सॉरी हाइड्रेशन ड्रिंक्स मिलते हैं, जो आपके अंदर के जो हम्म। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जो कहते हैं, वो उसको पूरा करने के लिए। लेकिन ये काम आपका नहीं है। अगर फर्स्ट एड का मामला है, आप कोशिश करिए कि जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो ट्रेनिंग करे, और इसके अलावा बेसिक लाइफ सपोर्ट ये एक जनरल ट्रेनिंग बना दीजिए, क्योंकि इसमें जैसे CPR देना, या कंडीशन को पहचाना, इमरजेंसीज के अंदर क्या एक्शन लेने हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अलावा और सब ट्रेनिंग जो है ना, खासकर दवा वाला तो मानना बिल्कुल भी नहीं करिए कभी भी, भूल के भी। कौन सी दवा किसको रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, आपको क्या मालूम। जी सर, वही सर, जैसे वर्कर सर मांगते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है, नहीं नहीं बुखार भाई, दर्द कर रहा है, बुखार हो रहा डॉक्टर है के पास मुझे, ये जाओ ना यार, इंडिया तकलीफ। में तो डॉक्टर बहुत सस्ता है, तो 100 रुपये सर में दवा दे देता है। जी सर, मैं सर यही बात बोलता हूँ सर, अगर सर कल का कुछ हो जाएगा तो आप बोलोगे कि मैं, आपने दवाई दी है, मैंने कुछ हाँ किया ना, इस बिल्कुल, बारे यही में कहेगा। जानता नहीं हूँ क्या है। उसको थोड़ी बोलेगा कि आप जी जो है दे दिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मुझे दवा दी, उन्होंने अच्छा काम किया। उसको तो कहेगा इसी ने मारा हमको, जी सर। उसको तो ऐसा कोई किसी करते का हैं नहीं सर, होगा। वर्कर जो है थोड़ा पढ़े लिखे नहीं होते, उन जो जो चीज़ कोई बता दिया, बताई चीज को सर फॉलो करते हैं वो लोग सर। आप ये जान के चलिए, आपकी जो पोजीशन है ना सेफ्टी ऑफिसर की, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन होती है जी कि आपको एकदम जो समाज के एकदम जाहिल लोग होते हैं, जिन्हें कभी पढ़ाई नहीं की होती है, लेबर, जी सर। वो जी सबसे ज्यादा होते हैं। आपको उनसे भी डील करना है, उनको भी समझाना है, उनको भी सिखाना है कि कम से कम थोड़ा सा IQ लेवल बढ़े, खुद सही डिसीजन ले सके कि भाई ये कन्फाइंड स्पेस है, हमको ऐसे नहीं जाना चाहिए। बाकी जो लोग जाते हैं ना, मेन हॉल में जा रहे हैं सफाई करने के लिए, बेहोश हो मर जाते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं। जी तो क्योंकि उनको बस वो जी नॉलेज ही नहीं है उस लेवल का, है ना। तो आपको ऐसे लोगों से डील करना होता है। दूसरा, आपके साथ में खड़ा हुआ इंजीनियर क्वालिफाइड आदमी है, जी आपको उससे भी डील करनी है। तो आपकी पोजीशन बड़ी, बहुत ही सैंडविच वाली डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, कि आपको ऐसी बात करनी है कि उसको भी समझ में आए और इसको भी समझ में आए। ये भी ना समझे कि इंजीनियर हूं मैं और ये सेफ्टी वाला है। उस इसीलिए हम कहते हैं कि सेफ्टी वाले जो होते हैं ना, वो हर फील्ड की नॉलेज रखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, और पढ़ाई से सब आएगा। अगर वो मान लिया एनाटॉमी की बात कर रहा है, जो कि आप मैनुअल हैंडलिंग की बात करेंगे जब, तो या हेल्थ की बात करेंगे, डस्ट है तो COPD, है ना, या इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, या जैसे क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट डस्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, डर्मेटाइटिस वगैरह। अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो उसको डील कर लेंगे, वो समझ जाएगा कि ये पढ़ाने का आदमी है,
सेफ्टी ऑफिसर है, और ये इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जानता है, टेक्निकल भी जानता है, लेबर को भी डील करता है, और उसको भी सेफ्टी, वो इंजीनियर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इंजीनियर है या मैनेजर है तो वो आपको गोली दे देगा। आपके अपना लेवल, आईक्यू लेवल इस लेवल का होना चाहिए, जजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि लीगल हो, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस नॉलेज बेस्ड हो, है ना, एविडेंस बेस्ड हो। वर्कर को वर्कर की जबान में नीचे उतर कर, उसकी जबान में उसके लेवल पे उतर कर, इंजीनियर को इंजीनियर के लेवल पे उतर आकर बात करनी। जी। अब अगर लेबर से आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो तो कहेगा यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, फायदा क्या हुआ आपको, बात ही नहीं समझा। और इसी तरह से इंजीनियर है, उसको अगर आप देहाती बात करेंगे तो आपको जाहिल समझेगा, तो उसको भी इंग्लिश में दो टूक बताइए, टेक्निकल जबान में बात करिए, लीगल जबान में बात करिए। ये है सर। ये तो मोटी मोटी बातें हुई। इसके अलावा, इसको चूंकि अब यहाँ पे बच गया, मेरी भी असल में क्लास शुरू होने वाली है, मैं अभी यहाँ पर इसको सर कंटिन्यू सर एक करें पॉइंट कल। पता कर सकते जी जी। कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट लंबा टॉपिक है यार, मैं अगर कल इसको डिस्कस करें। श्योर, नेक्स्ट संडे को दिन। नेक्स्ट संडे ज़्यादा हो जाएगा, कल परसों कर लेते हैं, मसला नहीं। ठीक है आज सर। चूंकि अभी थोड़ी सी मीटिंग भी है और जी ट्रेनिंग सर। भी है, इसलिए सर मैं ऐसे थोड़ा। जी। फिर ऐसे ही बात, सर ऐसे बात होती रहेगी सर, मोटिवेशनल भी बन जाएगा साइड पे, थोड़ा सर नॉलेज भी हो जाएगा, और सर जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आगे का सर वो करना भी बढ़िया। चाहिए। हम्म। ठीक है ना, जी सर। कोई भी सवाल हो आप लोग लिख के रख लीजिए, एक चाहे तो छोटा सा जी ग्रुप बना सर। लीजिए, और उसमें इन सवाल को जी। डालते रहिए, तो एक लिस्ट बनती चली जाएगी, तो हमारे हमको सोचने का टाइम टेंशन भी नहीं रहेगी। हमारे को मालूम है आज इस टॉपिक को डिस्कस करना, आज इस पे नहीं करना है, नहीं। तो एक सीरीज बन जाएगी पूरी वो, है ना। जी। चलिए, थैंक यू। अच्छा सर, ठीक एक है चीज सर। जी होता है ना बोलिए। जनरली, बोलिए। आज जैसे मैनेजमेंट है ठीक है, तो फिर उसको सुपरवाइजर की बात ज्यादा समझ में आती है। किसके? हाँ सर, ये बात तो करेक्ट। सुपरवाइजर की, सेफ्टी ऑफिसर को वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, कौन? डिनाई करते हैं। मैनेजमेंट के लोग, टॉप मैनेजमेंट का कोई भी हुआ, ब्रांच मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ, कोई भी। सर बिलीव देखिए करते हैं जैसे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आ, हाँ, इससे तो बचना चाहते हैं यार, ये कुछ करेगा कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के थ्रू, कुछ भी फाइन वाइन कर लगा सकता है, ऐसा वैसा कुछ, तो फिर वो काम निकालना चाहते हैं उससे, कि रहने दो, काम हो रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है। हाँ हाँ, उसको उनको पॉलिश करते हाँ हैं, सर, सुपरवाइजर पे ऐसा है, ज्यादा। होता है सर। पॉलिशिंग करते हैं, फुसलाते हाँ, ये होता हैं, है। या किनारा काटते हैं, हाँ, किनारा काटते हैं, ये कह सकते हैं। है ना। तो होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे आपके दिमाग में इस तरह की कोई बातें हैं तो लिख सर के रखे सर, रहिए। वर्कफोर्स को भी लेकर चलना है और टॉप मैनेजमेंट को भी। हाँ, मैं बता सर रहा हूँ दोनों को आपकी सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन ही इस तरह की है कि आप बहुत टेक्निकल लेवल पे हैं, आपको ऊपर भी डील करना है, आपसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और आपके जो नीचे लोग हैं उनको भी आप ही को डील करना है। वो तो आपको आगे कर देगा, तो आप तो उनके बारे में जबान में बात कर लेंगे, लेकिन आपको अपनी कंपिटेंसी डेवलप करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, मसलन मैं आपको एग्जांपल दिया ना, डर्मेटाइटिस के बारे में, हेल्थ के बारे में, इसी तरह से इंजीनियरिंग के बहुत सारे पार्ट्स है ना। जैसे मान लिया क्रेन ही का इशू है, अब क्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं, क्रेन जो वायर रोप होता है उसका इंस्पेक्शन, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स, या उसकी स्ट्रेंथ, या SWL, है ना। इन सब चीज़ों को जब डिटेल में आप बात करेंगे ना, तो क्रेन से जुड़ा हुआ जो इंजीनियर है वो आपको बहुत मतलब बहुत बैलेंस लेवल में लेगा, वो हल्के में नहीं लेगा, अगर इसको क्या मालूम है ना। और जब वो समझ में आ जाएगा तो अपने 10 आदमी को बताएगा यार ये आदमी तो बहुत कायदे का समझ में आया, इसको हल्के में नहीं ले सकते। लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिकल में मामला आ गया तो इलेक्ट्रिकल इश्यूज को आप पढ़ेंगे कि भाई करंट किसे कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट हैं सारे, है ना। तो इसीलिए वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो क्रेन का वो अपने में फील्ड में माहिर है। अब आपका मसला क्या है, आपको तो सबको देखना है, तो आपको हर फील्ड में नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज वो आपको किनारे कर देगा। सर न सिर्फ आपकी जैसे जॉब क्या का होता है मामला सर, है। जैसे क्लाइंट वाले होते GM। हाँ हाँ। पहली बात सर, सवाल मैं तो सर जैसे जब से मैं वर्क प्लेस में सर या सेफ्टी में ज्वाइन हुए नहीं सर, मैं सर पहले तो सर घबराता था 10-15 दिन सर, उसके बाद सर जैसे करता गया सर, 2-3-4 महीना हो गया मुझे सर, मैं किसी से घबराता नहीं, क्लाइंट या कोई भी हो, या GM हो या कोई हो, या अपने मैनेजर हो या कुछ हो सर, मैं सर कोई हम्म, भी सवाल रहता मैं पूछ लेता डायरेक्टली सर। हमारे क्लाइंट है तब भी सर पूछ लेता हूँ। मेरे से एक हम्म, दिन GM से बात होने लगी तो पूछने लगे सेफ्टी के बारे में क्या है क्या नहीं क्या नहीं।
अच्छा फील्ड है ये सेफ्टी का। तो सर मैंने उनसे मतलब हिचकिचाया नहीं सर, पूरी बात अच्छे से की है, ऐसे ऐसे होता है सर, इसी सेफ्टी में ऐसे होता है। तो कहन बहुत अच्छा ये फील्ड है, बढ़िया फील्ड है ये सब, ये भाई रहता है सर, टॉप घबरा। मैनेजमेंट तो हर आदमी समझता है आपको। आपको तो समझता है, वो आपकी बात नहीं मानता, बात सिर्फ ये है। जी। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं आप क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। वो आपकी बात मानना नहीं चाहता है, उसका जब काम अटकता है तो वो कहता है कि यार यही मसला है सबसे बड़ा हमारे लिए। जी। हमारा ऑडिट इशू तो ऑडिट ये। के समय, ऑडिट के समय। हाँ वो, मतलब कोई भी मामला उनका फंसेगा ना, ऑडिट का कोई भी मामला फंसेगा जहां उनको लगता है कि, मैं इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको ये कतर की बात है ये। अ, हाँ कतर में, कतर का एयरपोर्ट बन रहा था, ये फीफा हुआ ना उसके लिए, तो उस वक्त वो, मैं वहाँ पे 3-4 प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास। तो जैसे ये मेंटेलिटी है ना कि सेफ्टी वाले काम रोकते हैं, जी। हालांकि सीसी का कल्चर बड़ा अच्छा है, हम्म, लेकिन टॉप मैनेजमेंट में अंदर खाने ये बात लोगों के दिमाग में रहती है कि यार सेफ्टी वाले काम रोकते हैं। वो बातचीत में बोल भी देते हैं, हालांकि वो सेफ्टी को फॉलो बहुत कर रहे हैं, हम्म, सेफ्टी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दिल के अंदर ये बात रहती है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे, मेस थी, बैठे बैठे, जी। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर था जी। वो बात बात में कहा कि यार सेफ्टी वाले काम की वजह से डिले हो जाता है, ऐसी मोटी मोटी जी। सेफ्टी। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन अब वो बोल के फिर वो पलट गया, लेकिन दिमाग में जो था उसको तो आ ही गया। तो हमने क्या किया, जी। मैंने कहा ये बात तो है, जब ये मैनेजर सारे बैठे हुए हैं और सब सीनियर हैं, पुराने भी हैं, कोई 10 साल कोई 15 साल पुराना आदमी है, और इनके दिमाग में भी ये बात है, हालांकि मानते सब कुछ है क्योंकि कंपनी की पॉलिसी इस तरह की है, आप सेफ्टी से आर्ग्यू नहीं कर सकते वहां पर। तो मैंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने बैठ के एक प्लान बनाया, और एक करीब 25 मीटर, एक मैदान था छोटा सा, उसमें 25 मीटर का एरिया हमने पूरा बैरिकेड करवाया, और हमने मटेरियल, है ना, साइड से मंगाया। एक हमारा सेफ्टी अफसर थे दो, और एक फोरमैन को बोला, इंजीनियर को बोल के, सामान, कंस्ट्रक्शन का सामान, स्कैफोल्डिंग है, प्लाई है ना, बहुत सारी चीजें थी। हमने जी। उसको रख दिया, और नहीं, दो तरफ रखा और बीच में रास्ता था, 25 मीटर की गली बन गई, और उसमें कहीं रास्ते में कील भी थी, यहाँ कहीं पत्थर भी था, कहीं लकड़ी भी थी, कहीं कोना भी था, है ना, सामान वामान रखा हुआ था। और उसी के बगल में हमने 25 मीटर का एक और गैलरी बनाई, उसमें सामान तरतीब से रखा, रास्ता क्लियर रखा, है ना, छोटा सा, जैसे आमतौर पे साइड पे लोग स्टोर कर देते हैं सामान ना, रास्ता रास्ता फंस जाता है, कई बार सीढ़ी पे लोग रख देते हैं, है ना, जहां जहां भी मौका मिलता है। और खासकर जब सामान आता है, लेबर तो रास्ते में ही रखता है ना, उनको पता नहीं क्या खुजली है, वो रास्ते में ही सामान उसको रखना होता है। पर हमने ये दो कंडीशन बनाकर पूरा 2-3 दिन में सब काम करवाया। फिर हमने एक इनविटेशन मेल किया सबको कि फला दिन, उस दिन कोई और काम नहीं है, उस दिन सेफ्टी मीटिंग का डे है, तो उस दिन हम मीटिंग न करके हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, और ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, स्पेशली जो इंजीनियर्स थे और जितने मैनेजर्स थे उनको। और यहाँ पर ये लोकेशन है ट्रेनिंग सेंटर के पास सामने, यहाँ पे आप आ जाइए। ठीक, चाय का भी इंतजाम है, ये सब भी इसमें लिखा हुआ, सब कंपनी को करना, हमको जेब से तो लगाना नहीं था। तो कर दिया। उसके बाद जब आए टाइम पे, करीब 40-45 लोग थे सब मिला के, मैंने आकर वहाँ पे छोटा सा एक स्टेज बना रखा था, मैंने एक छोटी सी स्पीच दी। ये बात बोली भी कि उस दिन में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीक, और इस तरह की बात लोगों के जहन में आई, मुंह से निकली। हालांकि कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, और आप सब लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं और फॉलो भी करते हैं, बट स्टिल चूंकि ये बात आई, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी लेवल पे आपके दिमाग में ये बात है कि सेफ्टी स्टॉप्स वर्क और डिलेज द वर्क। ये हम्म। बात मैंने स्पीच 5 मिनट की दी। मैंने बोला कि इसीलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि आप सबको ये एविडेंस के बेस पे मैं बता सकूं कि सेफ्टी किस तरह से आपको सपोर्ट करती है, काम रोकती नहीं, सपोर्ट करती है आपके प्रोडक्शन में। और यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2 रो है, एक रो में जो है सामान बिखरा पड़ा है, जैसा साइड पे आपको देखते हैं नॉर्मली, और एक रो जो है एकदम क्लियर है, सामान उसमें भी रखा है, लेकिन प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर पे ये हमारा एक वर्कर है, मतलब कि 3 वर्कर थे, हमने बोला था कि 3 वर्कर हैं, ये जाएंगे वहां से,
और वहां से सामान उठा के लेके आएंगे। हम उसका टाइम इनिशियल और फाइनल नोट करेंगे, और 3 वर्कर्स अपने नॉर्मल स्पीड में काम करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है, जैसे जाते हैं जाएंगे और आएंगे, है ना। 3 काम सर्वे करेंगे इधर, और फिर ये 3 को हम इधर भी करवाएंगे। हमने क्लिक किया, एक गया, टाइमर ऑन हो गया। टाइमर बहुत लोगों ने लगा दिया था तब तक। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो जब लौट के आया, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, तीनों का टाइम एवरेज हमने नोट कर लिया। फिर हमने बोला इनको अब इधर भी चलो, सब मिलाकर कुल मिलाकर इसमें 10 से 15 मिनट लगे, 10 मिनट करीब लगे होंगे। नोट क्या किया कि जो आदमी, जो ग्रुप यहाँ से गया था एक बार, जहाँ सामान बिखरा पड़ा हुआ था, उसमें तकरीबन 45 सेकंड लगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। थोड़ा सा अभी मैं क्लास में हूँ ना। तो इसको लगा 45 सेकंड एवरेज, किसी को 42 लगा, किसी को 45 लगा, किसी को 46 लगा, लेकिन एवरेज आपका 43 सेकंड्स आया। वही जहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा था, वहाँ पे 24, 25, 26 लगा, क्योंकि वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, कहीं कूदना नहीं था, कहीं बचना नहीं था, नॉर्मल जाना था, सामान उठाकर लेके चले जाना था। मैंने ये दोनों सामने सबके रखा कि देखिए एवरेज, ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। आप लोग की साइट जिसकी भी है, वहाँ पे मटेरियल होता है, इससे आसान काम हम्म। नहीं है हाउसकीपिंग। मैं और की बात ही नहीं कर रहा अगर हूँ। मैं सबसे इजीएस्ट जॉब जो है मटेरियल मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ हाउसकीपिंग से आपका तकरीबन 30 से 40% टाइम बच रहा है। आप ये टाइम इसका है ना, इसी को आप पूरे प्रोजेक्ट पे लगा लिए, एवरेज हर आदमी पे लगा लिए। 40 सेकंड ना सही, 40% नहीं, 25% मान लीजिए। तो 25% तो आप बचेगा ना। ये एविडेंस है, आप 2 4 लोग और भी कोशिश कर लीजिए चाहे तो। मोटा मोटा आपका एक जनरली 25 सेकंड, 25% टाइम आपका बच रहा है। ये परसेंट जो टाइम है, जो दिन भर का टाइम है आपका, 8 घंटे में से जो काम करते हैं, वो इसका मतलब 6 घंटे में हो सकता है। जो 1 महीने में काम हो सकता है, वो 3 हफ्ते में भी हो सकता है। जो 1 साल में हो सकता है, वो क्या बोलते हैं, 9 महीने में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 महीना जो काम आप साल भर का कर रहे हैं, वो 9 महीने में हो सकता है। 3 महीने में तो आपकी सैलरी भी बच रही है, आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। और अगर सैलरी नहीं बचा रहे हैं, टाइम नहीं बचा रहे हैं, तो वो काम आसानी से करेंगे, आज़ादी से करेंगे, स्लो करेंगे, क्वालिटी भी अच्छी दे देंगे। तो आपके पास क्वालिटी में भी सुधार आएगा, आपके पास पैसा भी बचेगा, सैलरी का प्लस मटेरियल का। आपका काम जल्दी होगा, तो नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट जब देखेगा काम जो साल भर का, जिसने 9 ही महीने में काम कर दिया, पूरा 10 महीने में पूरा कर दिया, तो वो तो आपको नया प्रोजेक्ट भी देगा, आपको रिकमेंड भी करेगा। तो आप जो ये सोचते हैं कि सेफ्टी किल्स प्रोजेक्ट या टाइम, उल्टा है इसका। कि यहां से अगर आप अभी भी अपना मेंटल दिमाग ये लगा लें, समझ लें, आ जाए, करके देख लें कि क्या ये रियलिटी नहीं है, तो आपके सामने मैं करके दिखाया। साइट की कंडीशन आपकी जो होती है, वो भी मैंने बनाई है, और जो हम चाहते हैं सेफ्टी वाले, वो भी मैंने यहाँ बना के रख दिया आपके सामने। दोनों कंडीशन मैंने बना के रख दी है। और आप सारे मैनेजर हैं जो प्रोजेक्ट को डील करते हैं, और आपके दिमाग में अगर अभी भी यही है कि सेफ्टी की वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है, तो मेरे ख्याल से यू आर रॉन्ग हियर। सबने खूब ताली वाली बजाई, बहुत खुश भी हुए, हाथ उथ मिलाया, है ना। बहुत मतलब अच्छा लगा सबको कि प्रैक्टिकली उनको मैंने ये करके दिखाया। तो फर्क पड़ा उससे, दिमाग तो चेंज हुआ ही, लेकिन वो ये 2 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर वही दिमाग आ गया। बहरहाल ठीक है, मेरा एक ओके दिन, दो सर। दिन, 3 दिन बाद जैसे भी रहेगा, आप शेड्यूल बना लीजिए। और चाहे तो ये ग्रुप, इस तरह की जो स्टडी करनी है, इसमें और लोगों को जोड़ दीजिए, है ना। उसमें डिस्कशन होता रहेगा, नहीं जोड़ना चाहे तो भी मसला नहीं है। लेकिन इसमें 10 लोग और जुड़ेंगे, तो हर अलग अलग फील्ड, जैसे आप लॉजिस्टिक में है, तो कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई कहीं होगा, तो अलग अलग तरह की चीज़ें जी आपको जानने को मिलेंगी फिर। जी जी। ठीक है ना। ओके सर, ओके। ऐड ठीक करता है। हूँ। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सो बाय।